वेलकम बैक टू टीचिंग इन्फो। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम हमेशा पहले चैप्टर का जो नेम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एटम और मॉलिक्यूल ये क्या है। जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़े थे बेटा, उसमें हमने क्या बात करी थी, सॉल्यूशंस के बारे में। फिर उससे भी जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा हमने उसमें पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। अब जब मैं पार्टिकल्स को भी फर्दर डिवाइड करती हूँ, या मैं कहूँ कि मैं और ज़्यादा माइक्रो लेवल पे बात करूँ, या फिर मैं ये कहूँ आपसे कि मैं क्वांटम लेवल पे बात करूँ, जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप क्वांटम फिजिक्स जो है, अगर आपने 11th-12th में जो है साइंस साइड चुनी, तब जाके आपको क्वांटम फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिलता है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, इस चैप्टर में हम बेसिकली एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, उसको जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो वर्ड आए हैं एटम और मॉलिक्यूल ये हैं क्या। ठीक है, तो अब थोड़ा ऐसा सोच के चलो कि आप जो है किसी ऑब्जेक्ट की सबसे छोटी से छोटी यूनिट के बारे में सोचने जा रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें जो मेटल्स की बनी हैं। फॉर एग्जांपल कि मेटल की जो है विंडोज़ हो सकती हैं, डोर्स हो सकते हैं, या आपके पास कोई मेटल का पेन हो, ठीक है, कुछ भी। तो जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो बेटा ये भी तो किसी चीज़ से मिल के बना होगा। अब ये जिस चीज़ से मिल के बना है वो एक्चुअल में है क्या, कहाँ से आया, कैसे एग्जिस्टेंस है, क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये चैप्टर अच्छा भी लगे और आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। Ancient Indian and the Greek philosopher have always wondered about the knowing and unseen form of the matter। ठीक है, अब यहाँ पे सीधी सीधी सी चीज ये मतलब इतना इनको याद वाद नहीं करना, बस एक स्टोरी की तरह समझते जाओ कि पहले जो है मैटर जो कि एकदम अनसीन था, क्योंकि पहले बेटा माइक्रोस्कोप जैसी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें नहीं बनी थी, तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी। ठीक है, और इतनी इवोल्यूशन जो अब हो गया है साइंस की फील्ड में, तो वो सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो जो हमारे फिलोसफर्स थे वो सिर्फ इस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश करते थे कि अच्छा ये यूनिट हो सकती है, ऐसे बना होगा। ठीक है, अब के इंडियन फिलोसफर महर्षि कर्नाड पोस्टुलेटेड दैट इफ वी गो ऑन अ डिवाइडिंग द मैटर, यानी अगर हमने एक मैटर को डिवाइड कर दिया, ठीक है, मैटर मीन्स द पदार्थ, ठीक है, वर्ड जो उन्होंने यूज करा है, वी शैल गेट द स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, हमें उससे छोटे से छोटे पार्टिकल देखने के लिए मिलेगा। और अल्टीमेटली हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्टेज विल बी कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल बी नॉट पॉसिबल, यानी कि ये कह रहे हैं कि हम उस मैटर को इतना ब्रेक करेंगे कि हम उसकी एंड यूनिट पे पहुंच जाएंगे कि हम उसको फर्दर जो है डिवाइड ना कर सकें। ठीक है, और उन्होंने इस पार्टिकल का क्या नाम दिया, उन्होंने बोला उसको परमाणु। ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं ना परमाणु, दैट इज हुआ। एक अनदर फिलोसफर आए जिनका नाम है पकुधा कात्यायन, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस द रॉन्ग, इलेबोरेट दिस doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us the various form of the matter। और उन्होंने ये कहा कि यही जो हमारे जो पार्टिकल जो परमाणु इन्होंने जिन्हें बोला था वो जो है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द मैटर। तो ये वाली बात है। अब हुआ अनदर द सेम एरा एशियंट ग्रीक फिलोसफर Demosthenes and the Leucippus suggested that if we go on a dividing the matter, a stage will come when the particle obtained cannot be divided further। वही जो बात उन्होंने ऊपर बोली थी हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने, ये ग्रीक साइंटिस्ट है, उन्होंने सेम चीज बोली। ठीक है, Demosthenes called these indivisible particle atoms meaning indivisible। ठीक है, यानी जो उन्होंने वर्ड, हमने जो पहला वर्ड पढ़ा चैप्टर का, दैट इज द एटम। एटम का मतलब क्या है, इनडिविजिबिलिटी, यानी कि कोई जो फर्दर डिवाइड ना हो सके। ठीक है, all these was are based on the philosophical consideration and not much experimental work to valid, and these idea could be done till the 80th century। तो बेटा ये सारी देखो साइंस का सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपने कुछ बताया तो आप जो है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करोगे। तो ये सारी बातें जो इन्होंने, जितने भी हमारे साइंटिस्ट आए विद रिस्पेक्ट टू देम, बट ये सारी उनकी थिंकिंग थी। एक्चुअल में ऐसा उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके नहीं दिखाया था। तो इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे तो इसकी एज सच कोई वैलिडिटी है नहीं। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द 80th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड, जो हमने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा
तो वो प्रीवियस चैप्टर मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप ज़रूर जाके देखें। आई होप आपको वो समझ में आ जाएगा। And naturally become interested in finding out how and why the element combine and what happen when they combine। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, when it combined with the hydrogen and it formed the Anton L. Lavoisier laid the foundation of the chemical science by the establishing टू इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो हमारे साइंटिस्ट है लवेसियर, उन्होंने दो कॉम्बिनेशन यानी कि दो लॉज दिए थे फॉर द कॉम्बिनेशन। बेटा कोई भी एलिमेंट जो है वो कंबाइन होके जब कंपाउंड बनाता है तो उसके बेसिकली एक नॉर्मल रीज़न सोचा जाए तो ये है कि एलिमेंट जो जिस भी स्टेट में था उस वक्त वो अनस्टेबल था, ठीक है, और वो कंबाइंड हो गया, यानी जिस भी एलिमेंट के साथ कंबाइंड हुआ तो उसने एक स्टेबिलिटी गेन कर ली। ये एक सिंपल सा ऐसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि कोई एलिमेंट जो है अगर वो अनस्टेबल स्टेट में है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो किसी भी तरीके से स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है। अब वो स्टेबल होने के लिए चाहे उसको जो है कंबाइन होना पड़े, या अगर वो किसी कंपाउंड में है और वो अनस्टेबल फील कर रहा है उस कंपाउंड के साथ, तो वो क्या करेगा, ब्रेक कर लेगा उस बॉन्ड को, और वो जो है कम्बिनेशन कंपाउंड जो कंबाइंड होके बना था वो ब्रेक हो जाएगा और वो एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात है, ठीक है, एक रीजन तो ये होता है। नेक्स्ट रीजन हम फर्दर पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो फर्स्ट लॉ जो है साइंटिस्ट ने दिया कि द फॉलोइंग लॉ ऑफ द टू लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश आफ्टर दी मच एक्सपेरिमेंटेशन, यानी एक्सपेरिमेंट करने के बाद बाय द लवेसियर एंड द जोसेफ एल प्रॉट्स, ठीक है। अब सबसे पहला जो लॉ है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाता है। क्या पूछते हैं वो डायरेक्ट, व्हाट इज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास, ठीक है, ये बहुत बेसिक लॉ है और हर बच्चे को आना चाहिए। तो बेसिकली इसमें क्या बोलते हैं कि मैं एक इन जनरल आपको समझाती हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहने का मतलब ये है कि ना तो कोई मास जो है वो क्रिएट करा जा सकता है और ना ही कोई मास जो है वो डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, बल्कि एक मास जो है, मास क्या होता है, इसको ऐसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आई डोंट नो आपने 8th क्लास में जो है मास और वेट में, भार और द्रव्यमान में अंतर बताया जाता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो देन वेल एंड गुड, ठीक है। तो जो मास होता है वो डिपेंड नहीं करता किसी भी प्लैनेट पे, ठीक है। अब मास क्या है, हर जगह कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे वो अर्थ पे हो, मून पे हो, कहीं पे भी हो, मास इज ऑलवेज बी अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक बॉल है, उसका मास 10 kg है, इररिस्पेक्टिव द प्लैनेट, इररिस्पेक्टिव द थिंग आई हैव, तो वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, उसका मास जो है वो एज इट इज़ जो है 10 kg का 10 kg ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन में ये कहा गया था कि अगर कोई मास है उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ तो मास जो है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि मास कहीं एस्केप हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बॉल थी, ठीक है, अब वो आयरन की बॉल है, मैंने उसकी कुछ रिएक्शन वगैरह कराई, रिएक्शन करने के बाद उसमें मैंने देखा कि मास जो है वो उसका 10 kg से 9 kg हो गया, तो 1 kg वेयर, तो 1 kg बेटा हीट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, हीट भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, और एज सेम एज मैं उस हीट को कन्वर्ट करके 1 kg मास दोबारा भी ला सकती हूँ, जो हमारा 1 kg लॉस हो गया था, 10 kg की बॉल वापस भी आ सकती है, दैट इज द कन्वर्जन टर्म्स, ठीक है, यानी मैं उसको, ये कंजर्व रहेंगी, ये है सिंपल सा। अब यहाँ पे से एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी है, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। इन देयर आर द चेंज इन अ मास व्हेन अ केमिकल रिएक्शन हैपन्स। देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ ना कुछ मास में चेंजमेंट आए, बट वो मास हमेशा या तो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी एनर्जी हो सकती है, इट कैन बी द हीट एनर्जी, ठीक है, या किसी केमिकल कोई एलिमेंट को किसी दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए चली गई एनर्जी, तो ये वाली चीज़ हो सकती है। जो हमारे एक महान साइंटिस्ट हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने एक बहुत बढ़िया इक्वेशन दी थी, मैं कहना चाहूँगी E=mc²। ये बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, स्किप आउट, ठीक है। तो बस बेटा वो भी यहाँ पे ये कहना चाह रहे थे कि ये जो E है नथिंग बट द एनर्जी विच कन्वर्टिंग इनटू द मास, बस इतना समझ जाओ। नहीं आ रहा समझ में, छोड़ो उसे, यहाँ पे ध्यान दो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो चीज़ें, एक है x, दूसरा है y। यहाँ मैंने नाम इसलिए मेंशन कर दिए सो दैट आप, अब तो आपको आ जाना चाहिए धीरे धीरे करते हुए, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा आइडिया रहेगा, आपको ये याद नहीं करने, जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है। एक x है जिसके पास है कॉपर सल्फेट,
ठीक है। वाई के पास क्या है वहीं पे सोडियम कार्बोनेट, बेरिलियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये सारी क्या है हमारे पास कंपाउंड्स हैं। अब क्या है, prepare the separately a 5% solution of any of one pair of the substance listed। ठीक है, ये पेयर है बेटा, ये ऐसे पेयर बन रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करा दी किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो इस तरीके से क्या बोला उन्होंने कि हम जो है 5% सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे एंड अंडर द एक्स वाई ईच टेकिंग द 10 ml इन अ वाटर। ठीक है, 10 ml हम किस में लेंगे, उसको वाटर में लेंगे। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ वाई इन द कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन इन अ एक्स इज एन इग्निशन ट्यूब। ठीक है, ये है हमारी इग्निशन ट्यूब। हैंग द इग्निशन ट्यूब in a flask carefully and see that the should do not get mixed, put a cork on the flask। हमने ऐसे रखनी है ट्यूब की वो जो ना मिक्स हुए। ठीक है, अभी हमारे पास सारी चीजें देखने को मिली, कॉर्क है, थ्रेड है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, स्मॉल इग्रेशन ट्यूब, ये सारी चीजें। इग्रेशन ट्यूब कंटेन द एक्स, और जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है उसमें वाई हमारा एलिमेंट है। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इट इज़ द बेस्ट कि आपके जो टीचर्स हैं वो आपको ये करके दिखाएं तो आप और अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर पाओगे। अब यहाँ पे बेटा जो जो इसमें रिएक्शन हुई है वो देखने की चीज़ है। अब यहाँ पे जो है वेट कैसे, जो हमने 10 ml लिया, इट इज़ नथिंग बट द वेट, राइट, इट इज़ नथिंग बट द वेट। तो ये इस तरीके से रिएक्शन जाएगी। व्हाट हैपन इन द रिएक्शन विद द फ्लास्क, अगर रिएक्शन हुआ तो डू यू थिंक द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, क्या वो केमिकल रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी। ठीक है, वाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, हमने कॉर्क क्यों लगाया था। ठीक है, उस पे डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट चेंज, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन आप तब ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे जब आप जो है ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में परफॉर्म करोगे। Law of conservation of a mass state that the mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। तो जब आपने ये रिएक्शन करी होगी तब आपको ये समझ में आएगा कि हमारा जो ये फर्स्ट लॉ है बेटा, ये क्या है, फर्स्ट लॉ जिसे हम अंडरस्टैंड करें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि मास जो है वो ना तो क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, बल्कि ये हो सकता है कि हम इसको किसी फॉर्म में चेंज कर दें। ठीक है, फिर है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये उनका सेकंड लॉ था। ठीक है, और इसके एग्जांपल भी बड़े अच्छे हैं, मैं अभी बताऊंगी। लेवेसियर अलोंग विद द अदर साइंटिस्ट नोट दैट द मेनी कंपाउंड वर कंपाउंड्स ऑफ द टू और द मोर एलिमेंट एंड ईच सच कंपाउंड्स हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम और हु इज प्रिपेयर्ड इट। अब इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पे वाटर का दे रखा है, अब मैं इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन। सबसे पहले वाटर को ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोल के रहा है, मैं आपको ना ऐसे यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरे पास है हाइड्रोजन और ये है मेरे पास ऑक्सीजन। जब मैं आपसे पूछूंगी कि बेटा वाटर का क्या फॉर्मूला होता है तो आप सिंपली कहोगे मैम H2O जो है वाटर का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अच्छा, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो मैम हमें ये पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक जो मास है वो होता है 1, और वहीं पे अगर मैं आपसे ऑक्सीजन का पूछूं तो आप डेफिनेटली मुझे 8 आंसर करोगे। ठीक है, एक एलिमेंट का, ठीक है, सिर्फ एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का ही। ठीक है, अब जब मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि इस फॉर्मूले में 2 हाइड्रोजन थे यानी 2 प्लस 1 ऑक्सीजन था यानी कि एटॉमिक मास इज 16, ये तो एटॉमिक नंबर है 16, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 16 जो कि हमारा ऑक्सीजन का था। अब बात क्या है यहाँ पे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे जो है ये बताओ कि मेरे पास वाटर है, ठीक है, मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक है, अब कोई दूसरा इंसान जो है वो अमेरिका से आया, अब वो क्या करा, वो भी पानी लेकर आया, तो उसके पानी और मेरे पानी में क्या बात सेम होगी कि उसके पानी में और मेरे पानी में सेम चीज़ क्या है कि दोनों ही H2O से मिलके बने। पहली चीज़, दोनों ही पानी में जो ऑक्सीजन है वो 16 वाला, मतलब कि एक प्रेजेंट होगा यानी फॉर्मूला जो होगा, और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। जब मैं उसका रेशियो निकालने से मेरे कहने का प्रपोर्शन का मतलब क्या है, प्रपोर्शन का मतलब है कि 2:16 के प्रपोर्शन में ये दोनों कंबाइंड हुए। ठीक है, अब इसको जो है वो बेटा सिंप्लीफाइड करके
1:8 कर देते हैं। कहने का मतलब ये है, चाहे आप पानी जापान से लाओ, अमेरिका से लाओ, चाइना से लाओ, ठीक है, चाहे इंडिया से लेकर आओ, कहीं से भी लेकर आओ, उस पानी में H2O ही होगा, ठीक है, अगर आपने कुछ और नहीं मिक्स किया डेफिनेटली। और उस पानी में जो H2O है, उसका जो रेशियो, दिस इज द रेशियो कॉल्ड, ठीक है, आई होप आपको पता होगा, रेशियो क्या होगा, 1:8 होगा, चाहे वो कहीं से भी आए हो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने अमोनिया का दे रखा है, NH3, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है कि चाहे मैं इंडिया के लैब से अमोनिया निकालूं, या मैं जो है अमेरिका के लैब से अमोनिया निकालूं, या श्रीलंका के लैब से अमोनिया निकालूं, जो मुझे उसका रेशियो मिलेगा वो 14:3 आएगा। अब ये 14 कहाँ से आया और 3 कहाँ से आया? बेटा जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसका जो एटॉमिक मास है वो होता है 14, और वहीं हाइड्रोजन का तो मैंने आपको 1 बताया था, बट यहाँ पे क्या 3 हाइड्रोजन है, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 14:3, ठीक है, इस तरीके से ही। अब मैं आपको ये थोड़ा सा रीड करके दिखाती हूँ, तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो, ठीक है। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, द रेशियो ऑफ द मास of the hydrogen to those of the mass of the oxygen is always be the 1:8, whatever the source of the water, कोई फर्क नहीं पड़ता वो पानी चाहे इंडिया का हो या श्रीलंका का हो। thus if the 9 ग्राम of the water is decomposed, ठीक है, अगर हमने 9 ग्राम वाटर क्या करा, डिकम्पोज करा, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज बी ऑब्टेन। तो इसमें अगेन यही कहने की बात है बेटा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी पानी लेकर आए, मुझे हमेशा जो रेशियो मिलने वाला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो वो हमेशा 1:8 मिलेगा। 1 किसके रिस्पेक्ट में है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो 1 हाइड्रोजन के लिए और 8 जो है हमारा ऑक्सीजन के लिए। सिमिलरली इन अ केस ऑफ द अमोनिया, अमोनियम में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड होके कंपाउंड बनाते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ द 14:3, ठीक है। बाय द मास वट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस जगह की लैब में, चाहे जापान की लैब में बनाओ या इंडिया की लैब में बनाओ, बनेगा तो अमोनिया का रेशियो हमेशा 14:3 ही आएगा। दैट इज द व्हाट इज इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है, ये है प्रपोर्शन से रिलेटेड। दिस लीडिंग टू द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रपोर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, यानी एक डिफाइंड मास में ही आप कंबाइन करोगे, रेशियो में कंबाइन करोगे, तभी वो प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यहीं मैंने H2O की जगह HO लिख दिया होता सिर्फ, यानी मेरे कहने का मतलब है मैंने सिर्फ एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया होता, तो मुझे वाटर नहीं ऑब्टेन होगा, कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज समथिंग, इसलिए कह रहे हैं हमने डिफाइन, ठीक है, डेफिनेट। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय द Prouts as in a chemical substance the element are always present in a definite proportion by the mass, उसके mass के definitely proportion में मिलता है, ठीक है। The next problem faced by the scientist was to giving the appropriate explanation of these law, ठीक है, जब इन laws के वो क्या दे रहे थे हमें experimental explanation दे रहे थे। British chemist John Dalton providing that the basic theory about the nature of the matter. Dalton picked up the idea of indivisibility of matter which was till then just a philosophy, यानी जो हमारे डाल्टन थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, बेटा देखो कोई भी लॉ बन रहा है तो डेफिनेटली उसके एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए, सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता, आपकी इमेजिनेशन से कुछ नहीं होने वाला, आपको एक्सपेरिमेंटली उस चीज़ को प्रूफ करना होगा। अब यहाँ पे जो ये वर्क है जॉन डाल्टन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इन्होंने एक एक चीज़ को, जो हमने अभी बिल्कुल शुरू में पढ़ा था कि एटम के बारे में, एटम एक ऐसा वी कैन से दैट द थिंग और द एलिमेंट, कि हम उसको एलिमेंट भी नहीं वर्ड यूज कर सकते, क्योंकि एलिमेंट को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कहीं ना कहीं। सो वो क्या है, उसको फर्दर डिवाइड करने के बाद जो है कैसे उन्होंने एक मैटर को फर्दर डिवाइड करा, क्या हुआ, ये सारी चीजें हम समझेंगे इसमें। तो ये किसने हमें एक्सप्लेन करा है, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। Greek and said that the smallest particle of the matter are the atom. His theory was based on the law of the chemical combination. उनकी जो थ्योरी थी जो जॉन डाल्टन की, वो किसके ऊपर बेस्ड थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो भी हमने 2 ऊपर पढ़े, पहला पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मास का और दूसरा पढ़ा हमने जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास एंड द लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो उन्होंने जो 2 लॉ बनाए थे उसी के बेस पे था ये, ठीक है। आप चाहें तो ये चीज पढ़ सकते। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल द मैटर विच एन एलिमेंट, ठीक है, वेदर इन ओके, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल द मैटर
whether an element or a compound or a mixture is composed of a smallest particle called the atom. उनका कहना ये था चाहे भाई एटम एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, ठीक है, या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हो, सभी कुछ जो है वो एलिमेंट एटम से मिलके बने, ठीक है। द पोस्टुलेट ऑफ दीज थ्योरी में बी स्टार्टेड एज फॉलो। सबसे पहली चीज तो मैं आपको यहाँ पे एक बार ये टेंशन दिलाना चाहती हूँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जब भी चैप्टर जो है पेपर में आया है तो एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स में आ सकता है, मतलब मेजोरिटी टाइम 3 मार्क्स में आता है, आपको जो है ये सारे पॉइंट्स उसमें लिखने होते हैं। तो बेसिकली अब आप इसको याद भी कर लो और समझ लो तो इट इज बेस्ट फॉर यू। ऑल द मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ अ वेरी थिन पार्टिकल कॉल्ड द एटम। हर एक जो मैटर है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जिसे हमने एटम का नाम दिया, जिसे उन्होंने एटम का नाम दिया। विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम आर डिविजिबल पार्टिकल, एटम जो है एटम आर द इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम क्या है? इनडिविजिबल पार्टिकल को बोलते हैं, एक ऐसा पार्टिकल जो हम फर्दर डिवाइड ना कर सके। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको नष्ट या खत्म कर सकते हैं। सॉरी। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, किसी भी गिवन एलिमेंट के एटम जो है वो हमेशा आइडेंटिकल होंगे इन अ मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक एलिमेंट था जिसका नाम था ऑक्सीजन, ठीक है, मेरे पास एक एटम एलिमेंट था जिसका नाम था ऑक्सीजन। अब कहने का मतलब ये ऑक्सीजन के जितने भी एलिमेंट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, अब उसके अंदर जितने भी एटम हैं वो एक तो उनका सेम क्या होगा, मास होगा सेम, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी। अब मैं फर्दर आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत न्यू हो जाएंगी, हम फर्दर ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको पता चलेगा। एटम ऑफ द डिफरेंट, नेक्स्ट चैप्टर जो है ना आपका बेटा वो इसी चीज पे बेस्ड है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं भी अंडरस्टैंड हो रहा तो डोंट्स वरी, हम नेक्स्ट चैप्टर में और फर्दर डिटेल में समझेंगे। एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग अ डिफरेंट मासेस एंड द केमिकल प्रॉपर्टी, यानी जो एटम होते हैं अगर किसी डिफरेंट एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे अभी ऑक्सीजन की बात करी आपके सामने, अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेरिजन कराया, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन कराया, तो मैम इस लाइन के अकॉर्डिंग कहने का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन का जो एटम होगा और जो हाइड्रोजन का एटम होगा उसका एक तो मास भी डिफरेंट होगा और वो केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट तरीके से शो करेंगे। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द स्मॉलर होल नंबर टू फॉर्मिंग अ कंपाउंड। एटम जब भी कंबाइन करते हैं तो स्मॉलर रेशियो में, यानी सिंप्लिसिटी में एक तरीके से कंबाइन करते हैं, जो कि होल नंबर में, ठीक है। द रिलेटिव, ये जो है ना आपको अभी समझ में आएगा जब हम इसके फर्दर मैं बताऊंगी कैसे कैसे कंपाउंड बनते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ द एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, यानी कि किसी भी कंपाउंड में जो है रिलेटिव नंबर जो भी हमारा एटम है उसका वो कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट, ठीक है, अदर एटम। You will study the next chapter that all the atom are made up of the still smaller particle, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वो जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ओके, अब है व्हाट इज द एटम, ठीक है, एटम है क्या बेसिकली। Have you ever observing mention building walls from these wall a room and then a collection of the room to the form the buildings। बेसिकली बेटा एटम को आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि कोई घर है, ठीक है, मकान, मेंशन, वट एवर बिल्ड, तो जब भी ये होता है तो उसमें क्या होता है भैया, वॉल होती है, ठीक है, और वॉल से जो है रूम बनते हैं, ठीक है, और रूम बनने के बाद वहाँ पे मतलब कलेक्शन ऑफ द रूम्स आ जाएगा, फिर वो पूरी बिल्डिंग होगी, इस तरीके से कुछ सेटअप होता है। What is the building block of the huge building? What about the building block of an ant hill, ठीक है, या किसी जो है चींटी का घर। So it is a small grain of the sand। Similarly the building block of the all matter are the एटम, यानी कि जो हमें बिल्डिंग्स के जो ब्लॉक्स देखने के लिए मिल रहे हैं इट इज़ नथिंग बट द एटम। जैसे सेल चैप्टर जब पढ़ाया जाता है 8th क्लास में, तो वहाँ पे हमें थोड़ा ये जो हमारी टीचर्स होती हैं वो समझाने के लिए हमें ये बताती हैं कि जैसे एक घर है और उस घर को बनाने के लिए जो मुझे यूनिट चाहिए वो क्या हो जाएंगी, ब्रिक्स, यानी कि ईंट। अब वो ईंट क्या है, उस घर के लिए यूनिट की तरह काम करती है। ऐसी हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल जो है वो एक यूनिट है।
इसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि वो जो ब्रिक्स है वो जो है एक एटम की तरह वर्क कर रही है, अगर मैं एक पूरा का पूरा मेंशन या एक पूरी बड़ी सी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करूँ तो। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में एटम्स कितने बड़े होते हैं। ठीक है, तो एटम्स आर द वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन दी एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयरिंग विद, यानी कि एटम इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब अगर हम उसको किसी चीज से भी कंपेयर कराना चाहें तो वो बहुत बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। मोर देन द मिलियंस ऑफ द एटम when stuck would make a layer barely as thick as the sheet of the paper, यानी कि जब मिलियंस ऑफ एटम एक साथ कलेक्ट होंगे तब शायद जाके एक शीट ऑफ पेपर जो है वो बन सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए क्या बता रखा है कि जब हम एक एटम का रेडियस मेजर करते हैं, ठीक है, रेडियस बेटा किसका, देखो साइंटिस्ट ने जो है हाइपोथेटिकली ये सोचा है कि जो हमारा एटम है वो एक स्फेयर जैसा है। ठीक है, एक गोले की तरह दिखता है स्फेयर, जो आपकी बॉल होती है ना, इट इज अ शेप ऑफ स्फेयर। तो अब क्या है, एक जो स्फेयर होता है उसका अपना कुछ ना कुछ रेडियस होता है। ठीक है, मैं इसको एक परफेक्ट सर्कल बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जैसे ये एक स्फेयर है, ठीक है, हालांकि ये थोड़ा 3D टाइप का है, पर समझने की कोशिश करो, इस स्फेयर का जब हम रेडियस देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, ये जो आर है ये इसकी रेडियस है। अब क्या है, रेडियस ऑब्वियसली मीटर में ही मेजर करेंगे, मेजरिंग है ना नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है बेटा, 1 मीटर, एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ जो है -9 मीटर होते हैं। ठीक है, ओके, 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। ये प्लस में माइनस में क्यों है, क्योंकि मैंने नैनोमीटर से कंपैरिजन करा है। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा बहुत ये समझाने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर मैं हाइड्रोजन के रेडियस की बात करूँ तो 10⁻⁻10 है। अगर मैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात करूँ तो 10⁻⁹ ये बहुत ज़्यादा छोटा साइज होता है। तो क्या ये मैम हमें ये साइज वगैरह याद करने, नहीं, ये जस्ट टू अंडरस्टैंड आपको थोड़ा सा इन्होंने बता रखा है, आपको कुछ भी ये याद नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है, we might think that if the atom are so insignificant in size, why should we care about them। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब इतने छोटे हैं ये, तो हम क्यों इतनी परवाह कर रहे हैं इस चीज की। ये रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज अवर इंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ द एटम, क्योंकि यही तो चीज है कि हमारा इंटायर वर्ल्ड जो है वो एटम से बना हुआ है। ठीक है, वी मे नॉट बी एबल टू सी दैम, हम उसे देख नहीं सकते, बट दे आर देयर, वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करते हैं वट एवर वी डू, यानी हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि मैं अपना जो हैंड है वो एयर में मूव कर रही हूँ, तो एयर में तो मैम बहुत सारे जो हमने पढ़े थे गैसेस प्रेजेंट होती है, लाइक नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, कार्बन है, आर्गन है, बहुत सारी तरीके की गैस है। तो बेसिकली जब मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ तो मैं पार्टिकल्स, जो एयर के पार्टिकल उनको डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी यही कहना चाहते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली अपनी एक्टिविटीज से उन एटम्स को अफेक्ट करते रहते हैं। Through the modern technique, we can now produce a magnified image of the surface of the element shown इन द एटम। तो ये जो है, क्योंकि अब हमारे पास इतनी साइंस ने इतनी एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है, तो यहाँ पे हमें क्या है कि एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ द सिलिकॉन। बेटा सिलिकॉन जो है वो एक टाइप का एलिमेंट होता है। ठीक है, जब आप फर्दर पढ़ोगे, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे जो 16 नंबर पे जो प्रेजेंट है वो हमारा सिलिकॉन है। ठीक है, वट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो मॉडर्न डे में क्या क्या सिंबल हैं, ये सिंबल्स वैसे याद करने की आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है, बट मैं प्रिफर करूँगी कि आप थोड़ा इन्हें अच्छे से देख के जाओ, क्योंकि जब मैं पेपर देती थी तो उस टाइम पे हमारे ऐसे सिंबल बेस भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते थे, 1-2 ही क्वेश्चन आता है, बट आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के लिए क्या सिंबल है, फॉस्फोरस का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है। कुछ कुछ तो आपको देखते याद हो जाएंगे, जैसे आयरन के लिए आई दिख जाएगा, सिल्वर के लिए एस दिख जाएगा, लेड के लिए एल है, प्लेटीन के लिए पी है, गोल्ड के लिए, कॉपर के लिए। तो ये जो जो आपको ये दिख रहे हैं ना इस तरीके के, ये आप अपनी, ये तो देखो एक कार का ही सिंबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, और इसको बस जस्ट टू बी रिमेम्बर, इसको रिमेम्बर रख लो, बस ज़्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं।
Dalton was the first scientist to use the symbol of the element in a very specific sense. ठीक है, when he used the symbol for an element, he also meant the definite quantity of that element, that is one of the atom that element. ठीक है, जैसे कि Berzelius suggested that the symbol of the atom element be made for one or the two letter of the name of the element. ठीक है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया ना, जो हमारे जो सिंबल्स बने ना वो बेटा इस चीज के बेसिस पे बने कि उस एलिमेंट का क्या नाम है। ठीक है, उसके नाम के बेसिस पे बनाए गए हैं सिंबल। इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट वर ड्राइव्ड फ्रॉम द, कहाँ से ड्राइव हुआ? फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि जब पहले कोई भी एलिमेंट मिलता था हमें, तो हम क्या करते थे, जिस जगह पे वो मिला, ठीक है, जिस जगह से उसकी डिस्कवरी हुई, उस जगह के नाम के बेसिस पे कुछ ना कुछ उसका नाम रख दिया करते थे। लेकिन जैसे कि कॉपर का क्या था, फॉर द एग्जाम्पल नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम द साइप्रस। ठीक है, ये एक जगह का नाम है। सम नेम वर टेकन फ्रॉम द स्पेसिफिक कलर, कुछ तो उनके कलर के बेसिस पे, जैसे गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग द येलो। तो इंग्लिश में एक वर्ड है गोल्ड जिसका मीनिंग येलो था, और आपको तो पता ही गोल्ड जो है येलो टाइप का ही दिखता है। नाउ अ डेज जो IUPAC है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब 1 मार्क का जो क्वेश्चन आता है आपका MCQs बेस्ड, या हाँ MCQs बेस्ड बेसिकली, तो उसमें चांसेस हैं कि आपसे IUPAC का जो है वो फुल फॉर्म पूछ ले। तो ये आपको मेरी तरफ से तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। ठीक है, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव द नेम ऑफ द एलिमेंट, सिंबल एंड द यूनिट्स। ये एक ऐसी जो है इंटरनेशनल यूनियन, एक टाइप की कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में जितने भी हमें एलिमेंट्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं ना, उनका क्या नाम होगा, उनके क्या सिंबल्स हैं, ये सारा कौन डिसाइड करता है? IUPAC। ठीक है, symbol and the unit. Many of the symbol are the first one or the two letter of the element name in English. जो कुछ ऐसे symbols हैं जिनका जो हमने सिंबल कैसे बनाया, जो उनका नाम है ना उसके बेटा फर्स्ट और सेकंड लेटर ले लिया। ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज बी रिटन एज अ कैपिटल लेटर जो कि अपर केस है, एंड द सेकंड वन इज द लोअर केस। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, जैसे कि कॉपर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमने कॉपर पढ़ा, ये रहा। ठीक है, तो लेकिन अब आप मुझसे ये कहोगे बट कॉपर के लिए बेटा Cu होता है कॉपर। ठीक है, और वहीं पे कोबाल्ट एक और एलिमेंट है तो उसका CO होता है। शायद थोड़ा ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो हो गई, बट यहाँ पे हमने कॉपर का नाम जो है वो किसके बेसिस पे रखा? उसके प्लेस के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे जो नाम आया है ना बेटा उसका, वो इस प्लेस की वजह से आया है। ठीक है, अब आप कहोगे गोल्ड का सिंबल जो होता है वो AU होता है। ठीक है, तो है ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल कि हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का H आता है, उन्होंने H लगा दिया। एल्यूमिनियम का पहला लेटर A है, फिर सेकंड लेटर L है, तो AL से बोलते हैं, ना कि ये नहीं है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा बेटा, हमने ये पढ़ा कि मैम जब भी हमें किसी का जो है एलिमेंट का नाम सिंबल बनाना होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि फर्स्ट लेटर को रखते हैं कैपिटल और जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल होता है, दैट इज द एल्यूमिनियम। फिर है कोबाल्ट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, CO आएगा ना कि ऐसे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सिंबल ऑफ द सम एलिमेंट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर। ठीक है, अपीयरिंग द लेटर इन द नेम। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि जिंक जो हो गया या क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का Cl हो गया, जिंक का Zn हो गया। तो बेटा ये इस चक्कर में फंसने से अच्छा कि मैं इसका नाम याद करके कर लूंगी, इट इज बेस्ट कि आप इसके सिंबल्स भी याद करो, और नाम पता होंगे तो आपको और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर है अदर सिंबल, जैसे कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब ये होना चाहिए था कि ZI लिखते, पर यहाँ पे क्या है Zn, तो वो अब भाई साइंटिस्ट की जो भी इन्होंने जिस तरीके से लगाया, तो इट इज नॉट यूनिवर्सल, वो उनका अपना तरीका है। पर अब जो ये सिंबल क्रिएट हो गए ना बेटा, ये तो अब यूनिवर्सल हो गए। तो क्लोरीन हमेशा Cl से रिप्रेजेंट होगा, और जिंक जो है वो Zn से रिप्रेजेंट होगा, ऐसी कोबाल्ट CO से रिप्रेजेंट होगा। अब ये आपको याद होने चाहिए। अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट इन अ लैटिन। ठीक है, या जर्मन और ग्रीक, तो जो अदर एलिमेंट का नाम रखा है, जैसे आपको लगता है आयरन, तो आयरन तो मैम आई से आना चाहिए था, है ना, आपको ऐसा लगता होगा। अभी अगर मैं बोलूं कि आयरन का क्या सिंबल होगा, तो बहुत से बच्चे जिन्हें नहीं पता वो आई से कुछ बता देंगे, बट आयरन का सिंबल जो होता है वो Fe होता है। तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक तो उसका
केमिकली जब वो रिएक्ट वगैरह करता है तो फेरिक फेरस वगैरह बनाता है। और ये जो है बेटा इसके लैटिन या जर्मन ग्रीक जो वर्ड हैं उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन इज एफी फ्रॉम इट्स लैटिन नेम कॉल फेरम, ठीक है। सोडियम इज Na विच इज अ नेट्रियम। अब देख रहे हो आप, तो यह जो Na है ये इस वजह से, वरना अगर मैं किसी जिस बच्चे को भोला सा बेचारा जिसको नहीं पता और जिसको ये ऊपर के रूल्स याद हैं या पता है, तो वो क्या बोलेगा कि मैम सोडियम ना शायद आएगा हमारा S से, ठीक है। या मैं उससे आयरन बोलूँ तो कहेगा मैम आयरन जो है ना वो आएगा I से, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ उनके जो लैंग्वेज बेसिस है ना, जैसे लैटिन, जैसे बेसिकली जो हमारी साइंस है उसमें ज़्यादा लैटिन ग्रीक ये वाली लैंग्वेज ही यूज़ होती हैं, तो इसके बेसिस पे है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रियम, तो ये किसका नेम है? हमारे Na का, ठीक है, सोडियम का। फिर है पोटेशियम इज के फ्रॉम द केलियम, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड द यूनिक केमिकल सिंबल्स, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि आपको पता होना चाहिए सोडियम मतलब Na, ठीक है। आयरन के लिए Fe होता है, मैं इसको अलग कलर से मार्क कर देती हूँ। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर मैं आपसे सोडियम पूछूं तो आप बोलोगे Na सिंबल, अगर आयरन पूछूं तो Fe। पोटेशियम के लिए क्या हो जाएगा? K, ठीक है। ऐसी क्लोरीन का Cl, Zn का जो आपको लगता है ना कि जैसे आयरन आपने पढ़ा नहीं होगा, इसका सिंबल नहीं पढ़ा, तो जो चीज़ें नहीं पढ़ी और जो यहाँ बुक में मेंशन है उसका तो आपको पता ही होना चाहिए। अब जैसे ये पूरी टेबल दे रखी, क्या मैम हमें ये पूरी टेबल याद करनी? बिल्कुल भी नहीं याद करनी। क्या नहीं याद करना? बस आपको सिंबल पता होना चाहिए कि ठीक है एल्यूमिनियम के लिए Al है, आर्गन के लिए Ar है। क्या ये पेपर में आएगा? डायरेक्ट तो नहीं आने वाला, ठीक है, कि एल्यूमिनियम का सिंबल बता दो, ये सब नहीं पूछते पेपर में। पर इन जनरल फॉर द नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए कि चलो ऑक्सीजन के लिए O है, और जो मैंने एक दो यूनिक बता दी, जैसे पोटेशियम का K हो गया, ठीक है, सोडियम का Na हो गया, ठीक है। अब ये सल्फर है, यूरेनियम है, ये जिंक, ये सब याद करना है? नहीं याद करना। याद करना है तो ये याद कर लो, गोल्ड का, ठीक है। सिल्वर दे रखा होगा या नहीं? सिल्वर का क्या होता है बेटा? Ag, ठीक है। जो चांदी होती है ना सिल्वर, दैट इज द Ag। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, बस मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी नज़र से एक बार इन्हें गो थ्रू कर लो कि हाँ हमने देख रखे हैं सिंबल, ठीक है। अब द अबव टेबल इज गिवन फॉर द रेफरेंस ऑफ व्हेनेवर यू स्टडी अबाउट द एलिमेंट, डू नॉट बॉदर टू मेमोराइज ऑल इन वन गो, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। विद द passage of the time and the repeated use you will be, देखो ये अपना, ये सीरियसली सही कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे जैसे जैसे सिंबल्स आते जाएंगे आपको याद हो जाएंगे, ये इतना प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक मास, अब क्या होता है मैम एटॉमिक मास? इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाना, एटॉमिक मास से क्या मतलब। हमने ये पढ़ लिया एटम एक ऐसा जो पार्टिकल कहना भी ठीक नहीं है, मैं ये कहूँगी कि एटम जो है एक पार्टिकल की एक ऐसी स्टेट है कि मैं उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती। इट इज़ अ वेरी स्मॉल, वी कांट डिवाइड द फर्दर। अब उस एटम का कुछ ना कुछ मास तो होगा, एवरीथिंग हैव्स मास, जो स्पेस घेरता है, ठीक है, उसका कुछ मास है, उसकी कुछ एग्जिस्टेंस होगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम एटम का मास जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो हर एलिमेंट का अपना अपना मास होता है। अब क्या है? द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट द एटॉमिक, वेट अ सेकेंड, हाँ, वाज द एटॉमिक मास। सबसे ज्यादा यूनिक थ्योरी क्या थी उनकी? सबसे रिमार्केबल की एक एटम का मास क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ करेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, हर एक एलिमेंट का एक करेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। द थ्योरी कुड बी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल, और इसी थ्योरी से उन्होंने क्या कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाली बात समझाई हमें, ठीक है। भाई हमने क्या करा था, जब मैंने आपसे H2O बोला था कि मैं अगर चाहे अमेरिका से पानी ले आऊँ या मैं जापान से पानी ले आऊँ, तो मैंने आपसे क्या बोला, इसमें 2 × 1 और इसमें क्या है 1 16। बेटा मैंने ये क्या लिखे हैं ये आपको समझ में आ रहा है? ये बेसिकली ये 1 ठीक है। 1 कैसा लग रहा है मेरा? ओके वेट, हाँ 1 जो है ये क्या है? ये बेसिकली हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास। इसी तरीके से ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है। तो ये जो प्रपोर्शन वाली बात हुई थी ना, जो हमने रेशियो वगैरह वाली बात देखी थी, वो आई यहीं से,
ठीक है. The scientists were promoted to measuring the atomic mass of an atom, since the determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task. क्योंकि बेटा वो तो होते ही इतने छोटे हैं, अब इतनी सी छोटी चीज के लिए कैसे नापे हम, ठीक है. तो हमने क्या करा, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है हमारे साइंटिस्ट ने क्या करा, relative atomic mass were determined using the law of the chemical combination and the compound formed. ठीक है. अब रिलेटिव का मतलब है कि किसी के रिस्पेक्ट में क्या करा, जो है मास को, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक वेट मतलब जैसे कि 1 किलो का बट्टा है, ठीक है. अब जब मैं किसी सब्जी वाले के पास जाऊंगी तो वो क्या करेगा, अगर मुझे आलू लेना है 1 किलो तो भी उसी बट्टे से तोल देगा, ठीक है. और अगर मुझे जो है भिंडी लेनी है 1 किलो तो भी उससे ही तोलेगा. अगर मुझे जो है कोई और वेजिटेबल लेना है, अगर मैंने उसको 1 किलो बोल दिया तो वो उसी बट्टे से जो है वो तोलता है. तो ये रिलेटिव हो गया किसके टर्म्स में, यानी कि मैं कोई सी भी सब्जी निकालूं, मतलब उनसे बोलूं कि मुझे 1 किलो चाहिए तो वो उसी जो भी उनका मेजरिंग बट्टा है उससे जो है मुझे नाप के देते हैं. तो दैट इज द रिलेटिव, कि मैंने किसी के रिस्पेक्ट में निकाल के दिया, ठीक है. ये समझो. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. जब CO बनता है ना, जैसे आपने CO2 तो सुना होगा सबने. CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं, हमारी बॉडी रिलीज करती है ना. तो अब जो है CO जब मिलता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बन. मोनो मीन्स क्या होता है बेटा, सिंगल, वन. और ऑक्साइड किसके लिए यूज हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है. फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड द ऑक्सीजन. इट वाज ऑब्जर्विंग द एक्सपेरिमेंटली दैट द 3 ग्राम ऑफ द कार्बन कंबाइंड विद द 4 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन टू फॉर्मिंग द CO. ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, ठीक है. तुम्हें ये समझने की, मतलब वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस इन जनरल समझो कि साइंटिस्ट ने जब देखा तो उन्होंने क्या देखा कि 3 ग्राम जब हम कार्बन को रिएक्ट करा रहे हैं 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तब जाके मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड देखने के लिए मिला है. इन अदर वर्ड, कार्बन कंबाइंड विद द 4:3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द ऑक्सीजन. कहने का क्या, मैंने रिस्पेक्ट में निकाला. देखो रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करो. मुझे ये समझ में आया कि कार्बन जो है मैम वो हमने लिया 3 ग्राम, और जो मेरा ऑक्सीजन था वो हमने कितना ले लिया, 4 ग्राम. ठीक है, मैंने 4 ग्राम लिया. ठीक है. अब जो ये वाली बात लिखी है ये समझो जरा. 4:3. 4:3. 4 किसके लिए, कार्बन के लिए, और 3 किसका है, ऑक्सीजन का. मेरा कहने का मतलब क्या है इस लाइन का, कि कार्बन जो है वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ 4:3 में, यानी कि जो हमारा हिस्सा है उस पूरे कॉम्बिनेशन में वो 4 हिस्से किसके हैं, कार्बन के, 4 हिस्से किसके हैं, ऑक्सीजन के, और 3 हिस्से किसके हैं, हमारे कार्बन के. तो यहाँ पे ये कार्बन कंबाइंड विद 4:3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द ऑक्सीजन. सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्ली एब्रीवेटेड एज अ AMU. ठीक है, यानी कि AMU शॉर्ट फॉर्म है, बट अकॉर्डिंग टू द IUPAC रिकमेंडेशन इट नाउ रिटन एज अ U. तो AMU भी लिख सकते हो और U, अब तो U लिखा जाता है, ठीक है, यानी यूनिफाइड मास एज इक्वल टू द मास ऑफ द 1 कार्बन एटम. देन वी वुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक मास 1. तो अब इसको थोड़ा समझने के लिए अंडरस्टैंड करो कि क्या हुआ ना, कि साइंटिस्ट को एक रिलेटिव उस टर्म्स में समझो कि साइंटिस्ट को भी तो एक बट्टा चाहिए ना. कहने का मतलब ये है कि जैसे सब्जी वाले के पास तो उसका एक बट्टा है, ठीक है, बट्टा कह लो या वेट, मतलब हमारे यहाँ यही बोलते हैं, ठीक है. तो आई डोंट नो व्हाट यू कॉल. तो जो उसका वेट है उससे वो तोलते हैं, ठीक है, जो भी बट्टा वगैरह मेजरिंग के लिए वो यूज कर रहे हैं. तो अब उससे साइंटिस्ट को भी तो कुछ चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में मैं ये पता कर सकूं कि ऑक्सीजन में कितना वेट है, या फिर जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें कितना है. तो वो जो उन्होंने बट्टा बनाया ना बेटा, वो जो वेट बनाया जिसके रिस्पेक्ट में वो सारे काम करेंगे, वो है हमारा कार्बन. कौन है, कार्बन. ठीक है. तो उन्होंने कार्बन को 1U दे दिया कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है हम उसको 1U मान लेते हैं. ठीक है. U जो है बेटा क्या है, U इज द यूनिट टू मेजरिंग द एटॉमिक मास ऑफ व्हाट, एन एटम. ठीक है. एंड द ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास इज 1.33U. ये भी किसके रिस्पेक्ट में निकाला मैंने, कार्बन के. जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, सॉरी, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 4:3 को, तो यही आएगा 1.33. ठीक है, इसको डिवाइड करके देखना. हाउएवर इट इज अ मोर कन्वीनियंट टू हैव द दीज नंबर एज अ
होल नंबर और एज नियर टू द होल नंबर एज पॉसिबल। वो ये कहना चाह रहे हैं कि रदर देन की 1.33 आता है, इट इज बेस्ट कि वो 1 या 2 ऐसे किसी होल नंबर में आता। व्हील सर्चिंग फॉर द वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, scientists initially took the 1:16 of the mass of an atom of a usually occurring the oxygen as the unit. These was considered relative due to the two reason। अब यहाँ से ध्यान से सुनो, क्या एकदम से साइंटिस्ट के दिमाग में आ गया होगा कि चलो भैया कार्बन से ही, कार्बन को ही हम अपना जो है मेजरिंग यूनिट बना लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में सबको निकाल। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन ब्रेन क्या है भाई, वो एग्जैक्ट, वो इट इज अ समथिंग कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, एकदम से तो नहीं हुआ होगा। बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा होगा, कुछ करके देखा होगा, तो जाके उन्हें पता चला कि हाँ भाई कार्बन जो है ये परफेक्ट है कि मैं इसके रिस्पेक्ट में तो सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या करा ना कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन को एज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि 1/16 ले लिया। मैंने बताया था ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास क्या है वो 16 है। अब रीजन क्या दिए उन्होंने, क्यों हमने पहले ऑक्सीजन चुना? रीजन ये था कि ऑक्सीजन रिएक्ट विद द लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड फॉर्म्ड कंपाउंड। यानी कि कहने का ये मतलब है, जब आप आगे पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन एक ऐसा ऐसा इंसान मान लेते हैं अभी 2 मिनट के लिए है, हालांकि ये इंसान नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या है कि हर किसी से रिएक्ट कर लेता है, जहां जाओ वहां ऑक्सीजन रिएक्ट करके बैठ जाता है, कभी कार्बन से, कभी हाइड्रोजन से, कभी नाइट्रोजन से। यानी कि ऑक्सीजन जो है ना हर किसी से रिएक्ट कर लेता है। पहला रीजन ये दिया उन्होंने। दूसरा क्या बोला, दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मास ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज अ होल नंबर। भाई अभी जब हमने कार्बन की मदद से ऑक्सीजन का निकालने की कोशिश करी तो मुझे 1.33 मिला, ठीक है, विच इज नॉट सच सेटिस्फाइंग। पर जैसे ही मैं ऑक्सीजन से निकाली तो मुझे होल नंबर देखने के लिए मिला है। होल नंबर से मेरा मतलब है जैसे 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, यानी कि इट इज मोर सेटिस्फाइंग और मोर इजियर टू कैलकुलेशन वगैरह में। देखो अब मैं आपसे कहूँ कि 2 की मल्टीप्लीकेशन या फिर 9 की मल्टीप्लीकेशन जो है 1.33 से करो, तो अब खुद इमेजिन करो अगर मैं आपको ऐसे दे दूँ ना तो आधे से ज्यादा बच्चे तो यहीं लुढ़क जाएंगे कि मैम हमसे नहीं होगा। पर अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये 9 की मल्टीप्लाई 2 से कर देना बेटा, तो आप अभी निकाल दोगे कि मैम 18 हो गया, ठीक है। तो कहने का यही मतलब था कि वो मोर सिंपली और होल नंबर दे रहा था, इसलिए उन्होंने वो चुन लिया। बट गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ सुनो अब। गड़बड़ ये हुई, देखो, वेट अ सेकेंड। However, in a 1961, for the universally accepted atomic mass unit carbon 12 isotope। अब ये आइसोटोप वर्ड आपके लिए आई अंडरस्टैंड न्यू है, तो इसको बस ऐसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, फर्दर मैं समझा दूंगी कि 1961 में क्या हुआ कि एकदम से हमने कहा कि नहीं नहीं, जो कार्बन जो 12 है वो हमारा जो है एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट बनेगा, ठीक है। वॉज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द मेजरिंग द एटॉमिक मास। हमने उसको एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह चुन लिया। अब इसके कुछ रीजंस हो गए। वन एटॉमिक मास यूनिट इज द मास यूनिट ऑफ इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द कार्बन, 1/12 द मास ऑफ द वन एटम ऑफ द कार्बन 12। मैम कुछ नहीं समझ में आया, क्या बोला आपने? कुछ दिमाग में नहीं आया, मुझे समझ में आ रहा है। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी नहीं आया था ये, मेरी मैम ने जैसे एक्सप्लेन करा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले तो ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द ऑल दीज एलिमेंट हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू द एटम ऑफ द कार्बन 12। अब ये कार्बन 12 क्या है ये समझने की कोशिश करते। देखो अभी तक आपको ये पता है कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का 16 है और नाइट्रोजन का क्या होता है 14। इसी तरीके से बेटा कार्बन का क्या होता है 12, ठीक है। अब आइसोटोप्स बेटा सिर्फ कहने का मेरा ये मतलब है, इसको ऐसे समझो कि एक सिंगल कार्बन ही एग्जिस्ट नहीं करता, उसके और भी आइसोटोप्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कार्बन 14 होता है, पर हमने 12 वाले की बात करनी है और उधर डेप्थ में नहीं जाना, बस इधर ध्यान दो कि कार्बन 12 लिया है। 12 का मेरा कहने का मतलब है कि उसका एटॉमिक मास 12 है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, वैसे तो एक स्टोरी इन्होंने दे रखी है नीचे, बट मैं फिर भी थोड़ा बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ कि हम एग्जैक्टली कार्बन की मदद से जितने भी एटम्स है ना, चाहे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या फिर कोई और एलिमेंट हो गया ना, आर्गन हो गया, या फिर सोना हो गया, या फिर हमारा जो है आयरन हो गया, इन सब का जब भी मुझे वेट निकालना था तो मैंने किसके रिस्पेक्ट में निकाला, कार्बन। क्योंकि कार्बन बेटा एक आइडियल टर्म में निकला बाद में। इसमें जो ऑक्सीजन है ना, इसमें ये सारी ये भले ही हमें होल नंबर दे रहा था ये सारी चीजें, पर बाद में इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज देखने के लिए मिली और ये आइडियल नहीं था, ठीक है। पर कार्बन 12 जो है, कार्बन एक तो लाइक इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो आप फर्दर क्लास में पढ़ोगे।
हमने कार्बन के रिस्पेक्ट में वहां निकालना शुरू करा। अब यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे ना उन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा, अब ध्यान से सुनते जाना। देखो, इमेजिन कि एक फ्रूट सेलर है, कोई फ्रूट बेचने वाला है, विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। यानी कि जैसे पहले टाइम में क्या होता था बेटा, पहले टाइम में ना ये बाट वगैरह और ये जो तराजू, मेजरिंग, वेट और ये सारी मशीनें वगैरह होती नहीं थी। तो और ना ही लोगों के पास इतना, वो इतना सोचते भी नहीं थे इस तरीके से। तो क्या करते थे वो कि एक के बदले दूसरा सामान ले लेते थे, ये वाला सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इस जो हमारा फ्रूट सेलर है उसके पास कोई बट्टा वट्टा नहीं है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, ही टेक अ वाटरमेलन, उसके पास एक वाटरमेलन है, ही एंड सेज दीज हैज अ मास इक्वल टू द 12 यूनिट। यानी वो कहना चाह रहा है कि मैं जब एक वाटरमेलन के 12 हिस्से कर दूं, है ना, जैसे ये 12 हिस्से हैं, एक वाटरमेलन के 12 हिस्से कर दूं और हर एक वाटरमेलन का जो पीस है ना वो इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज्यादा है एक बहुत कम है, नहीं, वो 12 के 12 हिस्से बिल्कुल इक्वल है। मान लो कि 12 हिस्से हैं तो हर हिस्से को हम नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, एक हिस्सा 1 यूनिट का है, दूसरा हिस्सा 1 यूनिट का। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल इक्वल मासेस में वो डिवाइड है। अब क्या है, 12 वाटरमेलन यूनिट और 12 फ्रूट मास यूनिट। ये जो यूनिट वर्ड बोले ना बेटा, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर, वो जो यू वर्ड हमने यूज करा ना उसके तरफ से समझने की कोशिश करो। ही मार्क, उसने क्या मार्क करा कि 12 इक्वल पीसेस ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड दैट द मास ऑफ द ईच फ्रूट ही सेलिंग। अब उसने क्या करा कि अब उसके लिए बट्टा क्या बन गया, ये तरबूज। ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि मेरा जो एक तरबूज का जो पीस है ना वो 1 यूनिट का है। ठीक है, तो उसने इसकी मदद से नापना शुरू करा। अच्छा, मैं अगर मान लो कि मैं हूं वो फ्रूट वाला, ठीक है, अब मुझसे कोई बोलेगा भैया मेरे को ना, अच्छा ऐसा करो, इसको ना, इस चीज़ को ही हम थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, यूनिट वगैरह आपको शायद ना समझ में आए, ऐसा कर लेते हैं, 1 किलो मान लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि 12 किलो का मेरे पास तरबूज था। ठीक है, अब मैंने क्या करा, उसके 12 हिस्से करे और मैंने ये बोला कि हर एक हिस्सा जो है वो 1 केजी का है। ठीक है, ये हो गई। अब मेरे पास आया एक इंसान, उसने कहा भैया मेरे को 2 किलो सेब चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं आपको 2 किलो सेब दे दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने 2 तरबूज के पीस उठाऊंगी और एक तराजू के इस तरफ रख दूंगी और 2 सेब जो है, जो मतलब जो भी हमारा 2 किलो का सेब बनेगा उसको इस तरफ रख दूंगी। इस डायग्राम पे ध्यान मत दो कि मैंने अपनी तरफ से बना के बताया तुम्हें समझने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं उस 2 पीसेस की मदद से, यानी 2 किलो जो तरबूज है उसकी मदद से सेब उसको तोल के दे दूंगी। ठीक है, ये हो गई बात। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ही मार्क द 12 इक्वल पीसेस ऑफ द वाटरमेलन टू फाइंडिंग द मास ऑफ द ईच फ्रूट ही सेलिंग रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ द वाटरमेलन। यानी एक पीस की मदद से वो निकाल रहा है। ठीक है, नाउ ही सेलिंग हिज फ्रूट बाय द रिलेटिव फ्रूट मास। बेटा ये तो रिलेटिव हो गया ना, अब रिलेटिव से मतलब क्या है, मैंने तरबूज की मदद से सेब को तोला। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव, यानी किसी के रिस्पेक्ट में। ये हो गई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा हो। इसी तरीके से क्या हुआ, द मास ऑफ द एटम एज कम्पेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन। अब बेटा ये 1/12 अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ लो कि ये कार्बन था, इसके ये तरबूज है कार्बन और ये 12 किलो का है, यानी 12 यूनिट है इसकी। ठीक है, जो मास है। अब मैं जब आपसे बोलती हूँ कि मुझे नापना है तो मुझे 2 किलो चाहिए, तो आप 2 किलो कार्बन लेते हो और उसकी मदद से जो है 2 किलो हाइड्रोजन तोल देते हो। ये मैंने किलो, बेटा किलो नहीं होता ये, मैं आपको आसानी से, क्योंकि आप दुकान वगैरह पे जाते होगे ना मम्मी का सामान लाने कि 1 किलो आटा लेकर आ, 1 किलो चीनी लेकर आ, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। वरना हमारे पास क्या यूनिट है, AMU, जिसकी शॉर्ट फॉर्म थी यू, यानी यूनिफाइड मास। ठीक है, नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेटा ये स्टेटमेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो ज़रा, अब ये वाली टेबल थोड़ी सी समझने की कोशिश करो। एटॉमिक मास ऑफ द फ्यू एलिमेंट, जैसे मैंने अभी बोला बेटा, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। ठीक है, ये किसके, सब मैंने अभी बताया किसके रिस्पेक्ट में, ये सब मैम कार्बन के रिस्पेक्ट में हमने बताया। अब नेक्स्ट है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एक्चुअल में एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, एटम ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब ये है कि ये ना ऐसे हैं बेचारे, अकेले नहीं रह सकते, इनको कोई चाहिए साथ में। ठीक है, एटम फॉर्म द मॉलिक्यूल एंड द आयंस। अब ये मॉलिक्यूल वर्ड जो हमने चैप्टर में शुरू में पढ़ा था, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब मान लो ऑक्सीजन बहुत अकेला है और वो कह रहा है कि मेरे से अकेला नहीं रह जाएगा, मुझे तो कोई चाहिए अपने साथ। ठीक है,
और ये बेचारा ऑक्सीजन भी बहुत अकेला फील कर रहा है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये कहते हैं चल भाई हम ना साथ में चलते हैं, ठीक है, हम ना फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ये दोनों भाई हैं, ठीक है, मतलब फ्रेंड्स हैं बेसिकली। और ये कहते हैं कि हम साथ में रहेंगे तो हमें ज़्यादा पावर रहेगी और हमें कोई जो है हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम पे जो है किसी का जोर नहीं चलेगा। अब ये मिलके क्या बना लेते, O2। तो ये बेटा एक एटम था, ठीक है, ये भी एक एटम था सिंगल बेचारा। अब क्या हो गए, अब ये मॉलिक्यूल बन गए। अब क्या हुआ ये बेटा, अब ये बन गए हमारे मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड द आयंस, आयन मैं आपको आगे समझाऊंगी। आयन का मतलब होता है किसी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, जैसे कि मैग्नीशियम जो है Mg, वो +2, ठीक है, +2। अब ये बता दूंगी मैं कहाँ से आया कैसे आया, ठीक है, अभी बताऊँ। दीज मॉलिक्यूल और द आयन एग्रीगेट इन अ लार्ज नंबर ऑफ टू फॉर्मिंग द मैटर दैट वी कैन सी और फील और द टच, ठीक है। और यही एग्रीगेट यानी इकट्ठा हो जाते हैं ये मॉलिक्यूल, और जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो एक बड़ा सा मैटर बनाते हैं, और जिसको हम देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, टच कर पाते हैं। जैसे कि मैंने अभी शुरू में बोला कि लोहे का पेन, आयरन किसी मेटल का पेन, मान लो कि जैसे मेरे हाथ में इस वक्त एक स्टाइलस है जो कि मेटल की बॉडी है। अब ये मेटल भी तो एक मेटल से ही बना हुआ है ना। अब इसमें भी तो मान लो कि ये आयरन का है, ठीक है। अगर ये आयरन का है तो बहुत सारे आयरन के एटम जो है वो मिलकर कंबाइन हुए होंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने कोई मैटर मॉलिक्यूल बने होंगे, मैटर बनाया, और उसके बाद जो कि मैं फील कर पा रही हूँ, टच कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं लिख पा रही हूँ मॉलिक्यूल्स। तो अभी इससे पहले मैंने बताया था बेटा कि एटम्स जो है वो कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है, ये वाली बात अभी हमारी हुई थी। A molecule is a general, a group of a two or a more atom that are chemically bonded together. अब इस लाइन का मतलब क्या है कि केमिकली बॉन्डेड। केमिकली बॉन्ड का मतलब होता है कि जब मैंने एक एटम की दूसरे एटम के साथ कोई रिएक्शन कराई, उसके बाद जो उनके बीच में जो है न्यू जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो एक केमिकल बॉन्ड की वजह से बनता है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड का मतलब सीधा सीधा सा यहाँ पे कि आफ्टर द रिएक्शन जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, बिकॉज वो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू फॉर्म हुआ ना बेटा कंपाउंड, इसलिए हमने उसको केमिकल बॉन्ड कहा, ठीक है। दैट इज अ टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। अब दो एटम, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर जो है ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया था, ये भी बेटा जो दो ऑक्सीजन के एटम है ना अलग अलग, पहले वो कोई एक रिएक्शन में एक सर्टेन कंडीशन पे आएंगे कि जैसे मान लो कि जब मैं हीट दूं, हीट देने की वजह से मुझे O2 का मॉलिक्यूल देखने के लिए मिल रहा है, या फिर कूल डाउन करने पे, मतलब कुछ भी मैंने उसको कोई कंडीशन प्रोवाइड करी, तो उससे उसकी वजह से, तो जो मैं कंडीशन प्रोवाइड कर रही हूँ मैं उसकी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने में उसकी हेल्प कर रही हूँ। तो ये जो टाइटली होल्ड वर्ड है ना ये, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये यहीं पे यहाँ पे इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो एटम के बीच में जो फोर्स है वो इतना एक्सटेंड पे है कि वो एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज अ केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट, कैसे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट एंड शोइंग ऑल दीज प्रॉपर्टी दैट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने H2 लिया, ठीक है, H2O, ये एक मॉलिक्यूल है। अब ये सॉरी ये कंपाउंड है, और ये कंपाउंड जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से बना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस लाइन में क्या कहने का मतलब था कि जब हम कोई न्यू जो कंपाउंड जो है, जो एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली बेटा जो है वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। कहने का मतलब ये है कि H2O में H जो है वो जो हाइड्रोजन है वो अपनी प्रॉपर्टी अलग शो करेगा, इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो अपनी प्रॉपर्टी अलग शो करेगा, इररिस्पेक्टिव कि वो एक कंपाउंड में बंधा हुआ है, ठीक है। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और द डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सेम ही एटम जो है, जैसे मैंने अभी ऊपर O का एग्जाम्पल लिया है, O2 इसलिए लिया क्योंकि ऑक्सीजन बहुत आप आसानी से समझ सकते हो उसको, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है कि सेम ही जो है वो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाए, कोई डिफरेंट एटम भी मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने H2O ले लिया, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ द एटम, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट डिफरेंट एटम मिलके बने, या तो डिफरेंट भी हो सकते हैं बेटा, सेम भी हो सकता है। अगर सेम है तो सेम टाइप के एटम्स मिलके बनेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी many element such as like a argon, helium etc are made up of only one atom of the element, यानी कि अच्छा क्या मॉलिक्यूल का मतलब ये भी होता है, मतलब मॉलिक्यूल से ये मत सोचिएगा कि मैम पेयरिंग ही करना ज़रूरी है, कि मतलब वो किसी के साथ जो है मिलके ही बनाए, ज़रूरी नहीं। जैसे हमारा आर्गन और हीलियम क्या है, इन्हें ना बेटा हम कहते हैं इनर्ट गैसेस, ठीक है। अब आप जब पीरियोडिक टेबल बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, या 10th क्लास में जब पढ़ाते हैं तो। अब आप बस इतना ध्यान रखो कि मैंने क्या बोला कि आर्गन और हीलियम जो है ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। मैंने अभी आपको बहुत शुरू में भी बताया था, कोई बॉन्ड, ठीक है, क्यों नहीं बनाता, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है,
ठीक है। अगर कोई चीज पहले से ही स्टेबल है तो वो दोबारा किसी और के साथ बॉन्ड बना के अनस्टेबल होके क्या करेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी इज मैटर। तो यहाँ पे सीधी बात क्या है कि आर्गन एक ऐसा, अभी क्यों है स्टेबल ये जो है आप फर्दर पढ़ोगे आगे। तो आर्गन और हीलियम जो है, और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, ठीक है, आर्गन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये सारी। तो ये क्या करते हैं, ये ना किसी के साथ कंबाइन होना पसंद नहीं करते। ये ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि मुझे अकेला रहना पसंद है, तो ये वो है लोनली, वो लोनली ही स्टेबल है। आर मेड अप ऑफ ओनली वन atom of that element, but this is not the case of with the most of the non metals. अब नॉन मेटल्स क्या थे, मैंने लास्ट चैप्टर जो था हमारा सॉल्यूशन वाला, उसमें हमने पढ़ा था मेटल नॉन मेटल्स, है ना, इनके बारे में। तो नॉन मेटल्स वो होते हैं जो मेटल की प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे नॉन मेटल हैं वो भैया अकेला रहना पसंद नहीं करते, उन्हें तो वो तो अनस्टेबल है अकेले। अब नॉन मेटल जैसे मैम एग्जांपल दीजिए, तो बेटा नॉन मेटल के एग्जांपल्स हो गए, जैसे ऑक्सीजन है नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है। जो हमारा जैसे कि नाइट्रोजन इट इज़ अ नॉन मेटल, सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, दीज ऑल आर द नॉन मेटल। और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो, मैंने बोला कि भैया ये तो जो है अकेले रहना पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन कंसिस्टिंग ऑफ द टू एटम ऑफ द ऑक्सीजन एंड हैंस नोन इज द डायाटॉमिक मॉलिक्यूल। डाया मतलब क्या होता है, टू, अटोमिक यानी दो एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है। इफ द थ्री एटम ऑफ द ऑक्सीजन unite into a molecule instead of the usual जो टू होता है जनरली, we got a ozone। तो O3 ओजोन इट इज अ वेरी फेमस, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा, ओजोन डिप्लीकेशन के बारे में पढ़ा होगा, जो हमारी जो है सन रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, इट इज इंपॉर्टेंट। द नंबर ऑफ द एटम एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज द एटॉमिसिटी। अब ये नया वर्ड आ गया और इस पे बेस क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन में सीधा सीधा सब पूछ लेगा, कोई एक कंपाउंड देगा और पूछेगा व्हाट इज द एटॉमिसिटी, ठीक है, ऑफ दैट कंपाउंड वट एवर बी इट इज, ठीक है। मान लो कि पूछ लिया व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ CO2, तो आप क्या बताओगे कि मैम 3। कैसे, मैं बताती हूँ। एटॉमिसिटी अगर मैं काउंट करने जाऊँ तो 3 है। कैसे, एक तो उसके पास कार्बन है और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये पूरा एक कंपाउंड बन गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए कि भाई अमोनिया में बता दो बेटा कितनी एटॉमिसिटी है, मतलब वो बेसिकली आपको नाम से तो रेयरली पूछेगा कि अमोनिया, वो बेसिकली आपको जो है ज्यादातर टाइम पे फॉर्मूले ही देंगे और फॉर्मूले के थ्रू आपसे पूछेंगे कि इसकी बेटा एटॉमिसिटी क्या होगी बताओ, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है वैसे ही। मेटल एंड द सम अदर एलिमेंट्स सच एज द कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्टिंग ऑफ द वेरी large and indefinite number of atom bonded together. So let us look at the atomicity of the some non metals। तो यहाँ पे आपको atomicity दे रखी है, जैसे मैंने आर्गन बोला वही आर्गन AR होता है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, और ये क्या है, ये सिंगल रहना पसंद करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे आ गया हीलियम हमारा He, तो ये भी क्या होता है बेटा, ये भी जो है सिंगल रहना पसंद करते हैं। फिर आ गया हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो जो है कंबाइन होके यानी डायटोमिक भी बना सकता है, ट्राइएटोमिक भी बना सकता है, जो हमने अभी पढ़ा ओजोन के बारे में। फिर हाइड्रोजन, ये भी बच्चों क्या है, ये डायटोमिक है। नाइट्रोजन, ये भी डायटोमिक। क्लोरीन Cl2, ठीक है, इट इज एन डायटोमिक। फॉस्फोरस विच इज अ टेट्राटोमिक, मीन्स जब भी हमें फॉस्फोरस जो है नेचर में देखने के लिए मिलेगा वो P4 की फॉर्म में जो है वो देखने के लिए मिलेगा। वहीं सल्फर जो पॉलीएटोमिक, बेटा वैसे तो सल्फर यूजुअली S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अब जो है आपको यहाँ पे टेट्रा के बाद जो है इन्होंने पॉली वर्ड यूज कर लिया, इधर आप जो है ट्राई के बाद भी यूज कर सकते हो पॉली, पर थिंग इज कि अगर मैं बोलूँ ऑक्टा एटॉमिक, है ना, 8 के लिए मैंने वर्ड यूज कर लिया ऑक्टा एटॉमिक, तो इससे बेहतर क्या मैं बोल दूँ पॉली एटॉमिक, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स है जो बहुत अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी था, जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो 8 में ऑक्टा एटॉमिक, या सबसे बेहतर ये कि आप पॉली एटॉमिक बोलो इसे, इसको भी आप पॉली एटॉमिक कंसिडर कर सकते हो, ये फॉस्फोरस हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा डायटोमिक है, ठीक है, ये एटॉमिसिटी है। अच्छा चलो जल्दी से इसकी एटॉमिसिटी बताओ मुझे, सोचो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी। तो इसकी एटॉमिसिटी बेटा वेरी गुड 8 होगी, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगी 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब आ गया होगा, और ये बड़ा आसान सा है, बस आपने नंबर ही तो काउंट करना है, ये तो सबको आता है, गिनती करनी तो सबको ही आती है। अब है मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स, एटम of the different element joined together in a definite proportion to forming the molecule or the compounds, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे
एग्जाम्पल के तौर पे वाटर जो हम इतनी देर से ले रहे हैं कि भैया H2O है, दोनों ही क्या है हेट्रो एटम यानी अलग अलग तरीके के एटम है, एक ऑक्सीजन का है तो 2 हाइड्रोजन के, जिसमें उन्होंने 1:8 कैसे आया था, मैंने निकाल के भी दिखाया था आपको, 2:16 एटॉमिक मास का रेशियो होता है ये, ठीक है, रेशियो ऑफ दी रेशियो बाय मास, समझ में आ रही है। अब मैं इसको जो सिंपल रेशियो ले लूंगी तो 1:8 आ जाएगा, ठीक है। फिर है अमोनिया NH3। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है तो चांसेस भी क्या है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा तो वो इसी पे बेस ज्यादातर, मतलब चांसेस हाई है कि इसी पे बेस बना दे, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब अमोनिया है NH3 फॉर्मूला, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से मिलकर बना है। मैंने बताया था आपको नाइट्रोजन जो होता है उसके लिए जो मास है वो क्या होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, बट क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए मैंने 1 × 3 कर दिया। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का क्या होता है बेटा 12 और ऑक्सीजन का क्या होता है हमारा 16। अब ये कैसे आए मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा कार्बन कितना था 12 और क्योंकि 16 था तो मैं जब 16 की 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या जाएगा बेटा 32। अब जब आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो बनाओगे इसका तो क्या जाएगा 3:8, ठीक है, करके देखना, कुछ नहीं करना होता बस डिवाइड कर दो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है और एक्टिविटी में कुछ भी नहीं है, अभी जो मैंने आपको ऊपर सिखाया ना भाई यही देखो, हाइड्रोजन ले रखा है, इसका रेशियो पूछ रखा है और उसका पूछा है मास रेशियो अपॉन में एटॉमिक मास रेशियो, ठीक है, करके निकाल सकते हो, बहुत आसान है, करके देखना एक बार। नेक्स्ट है व्हाट इज एन आयन। अभी हमने शुरू में पढ़ा कि एटम जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब एटम से मॉलिक्यूल बन जाते हैं और आयंस भी बनते हैं। और मैंने आपको आयंस के बारे में क्या बताया था, समथिंग विच कंटेनिंग द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ चार्ज हो। अब चार्ज आया कहाँ से, ठीक है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। देखो आप ध्यान से बढ़ते जाते हैं पैसेज और उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। कंपाउंड्स कंपोज ऑफ अ मेटल और नॉन मेटल कंटेन द चार्ज स्पीशीज, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। जैसे सबसे सिंपल सा एग्जांपल समझने के लिए NaCl है, जो मेजॉरिटी बच्चों को फॉर्मूला तो याद ही होगा। NaCl क्या होता है, जो आप सॉल्ट खाते हो ना, जो आप घर में यूज करते हो वो वाला सॉल्ट है। अब Na क्या है बेटा, सोडियम जो होता है ना वो एक टाइप का मेटल है, क्या है मेटल, और जो क्लोरीन है वो क्या है हमारा नॉन मेटल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे याद कर लो कि मेटल जो होता है ना उसमें देने की टेंडेंसी है, ठीक है। क्या देगा मैम क्या देगा, हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो जब आप फर्दर पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि एक जो एटम है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। अभी अगर ये टर्म्स जो है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना याद कर लो फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाय कन्वेंशन नेगेटिव होता है और जो हमारा प्रोटॉन है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एक और चीज समझो, जब कोई दे रहा है, ठीक है, मान लो ये एक इंसान है और ये दूसरा इंसान है, और ये इंसान है कौन, ये है हमारे एलिमेंट्स, ठीक है, ये है हमारा एलिमेंट ए और ये हमारा एलिमेंट बी। अब एलिमेंट ए क्या है, एलिमेंट ए जो है ना वो है एक टाइप का मेटल, ठीक है, क्या है वो एक टाइप का मेटल। अब ये क्या है, इसके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो मैंने आपको ये बोला था ना ये इलेक्ट्रॉन ये है ज्यादा, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करे, और ये बेचारा गरीब, ये जो हमारा बी है ये क्या है हमारा गरीब है, इसके पास है नहीं और ये रो रहा है कि मुझे चाहिए, मतलब मुझे कोई दे दो तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ये इसके पास है, ये दे के स्टेबल हो जाएगा और ये वाला बंदा लेके स्टेबल हो जाएगा। अब हुआ क्या, इसने देखा इसको, ए ने देखा बी को और ये बोला कि भाई ऐसा कर, मैं तुझे एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ और तू जो है मेरे साथ बॉन्ड बना लियो, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे और कहेंगे ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। बेसिकली सारा गेम तो बेटा स्टेबिलिटी का है। अब ध्यान से सुनो, जो चार्ज यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या करता है, वो अपने ऊपर क्या कर लेता है पॉजिटिव चार्ज, कि भैया मैंने तो दिया मैं तो पॉजिटिव हूँ, और जो बेचारा लेता है, ठीक है, वो तो गरीब है बेचारा, उसके ऊपर आ गया लोन यानी नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब ये मैंने आपको अभी बताया था ये क्या है मेरा मेटल और बेटा ये क्या है मेरा नॉन मेटल। अगर अब भी स्टिल आपको नहीं समझ में आ रहा तो बस आपने एक चीज ही याद रखनी है, वो चीज जो किसी को दे दे, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाती है। क्या दे रहा है यहाँ पे, हम इलेक्ट्रॉन की बात करें क्योंकि बेटा हम एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, जो ले ले वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे आ जाओ जरा नीचे,
अब मैंने बताया आपको NaCl में Na जो है वो हमारा नेगेटिव मेटल है, और जो मेरा Cl है, जो मेरा क्या है बेटा Cl है, वो क्या है नॉन मेटल। अब ना ऐसे होता है कि जो हमारा Na है वो है पॉजिटिव, ठीक है, और जो मेरा Cl है बेटा वो क्या है मेरा नेगेटिव। अब मैंने अभी आपको समझाया कि ये वो है जो दे रहा है और ये वो है जो ले रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे और तभी NaCl बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से NaCl की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अच्छा यहाँ पे हम चार्ज क्यों नहीं शो कर रहे हैं, जब बेटा ये ब्रेक होंगे ना, जब ये अलग हो जाएंगे तब ये ऐसे दिखेंगे, तब ये कैसे दिखेंगे कि Na पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने NaCl इसलिए लिया है क्योंकि ये आपकी बुक में भी मेंशन है और आप इजीली इसको ग्रैब कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ते हैं हम पैराग्राफ। अगर आपको नहीं समझ में आया ना, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो। अब देखो, द चार्ज स्पीशीज इज नोन एज अ आयन। जो चार्ज स्पीशीज है, जैसे मैं बोल दूंगी ये क्या है, सोडियम का आयन है, ये क्या है बेटा, क्लोरीन का आयन है, ठीक है। आयन में बी कंसिस्ट ऑफ द सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ द एटम दैट हैविंग द नेट चार्ज ऑन देम। अभी बताऊंगी ग्रुप के बारे में भी, अभी एक एग्जांपल दूंगी आपको। एन आयन कैन बी नेगेटिवली चार्ज, जैसे कि हमारा क्लोरीन भाई क्या था, वो नेगेटिव चार्ज था, और पॉजिटिव चार्ज जैसे मेरे पास सोडियम क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। एंड नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड द एन आयन। अब ये वर्ड भी आपको पता होने चाहिए। एंड द पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड द केटायन। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाती हूँ। जिसके पास भी ना पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे अभी हमने नाम A और B दे रखा था, अब इनका हम नामकरण कर देते हैं, ठीक है। इनका हम क्या कर देंगे, नामकरण। जो मैंने क्या बोला बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है केटायन, ठीक है, क्या होता है, केटायन। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है एन आयन, ठीक है, क्या होता है हमारा, एन आयन, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हो गया हमारा कटायन, जो नेगेटिव है एनायन। टेक फ्रॉम द एग्जाम्पल कि हमने सोडियम क्लोराइड, मैंने आपको एक्सप्लेन करा, एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन विच इज दिस, एंड नेगेटिवली चार्ज अवर क्लोरीन। A group of a atom carrying the charge is known as a polyatomic ion. We shall learn more about। अब ये क्या कह रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप। अभी तो बेटा हमने सिंगल सिंगल की बात करी थी, ठीक है, ये जो है इसको मैं सिंगल ही कंसिडर करूंगी, सोडियम और क्लोरीन सिंगल। जब ग्रुप आ जाता है ना, जब क्या आ जाता है ग्रुप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ ग्रुप का। जैसे होता है हमारा NH4, ठीक है, क्या होता है बेटा, NH4। अब जब ये ब्रेक होगा तो NH3 बनेगा, अमोनिया, इस तरीके से, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको अगर हाइड्रोजन के बारे में पता हो, अगर नहीं पता तो चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा। हाइड्रोजन जो होता है ना, ये बेचारा ऐसा होता है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसको कितने चाहिए, 2। तो ये क्या करता है, इसके साथ जाके बॉन्डिंग बना लेता है अमोनिया के साथ, और ये अमोनिया बेचारा, इस जो भला आदमी, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये फॉर्मेशन हो जाती है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रुप। अब मैंने बोला ये तो बेटा एक पूरा ग्रुप है। कौन है मैम पूरा ग्रुप, ये बेटा ये एक पूरा ग्रुप है। तो अगर ग्रुप होगा तो मैं बोलूंगी इसको पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़े से आपको सम आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल दिए, जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इसमें, और वो 5:3 में ये रेशियो दे रखा है उनका, मास का रेशियो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है हमें, एक आयनिक कंपाउंड है, कैल्शियम और ऑक्सीजन उसमें इस रेशियो में होंगे। ऐसी मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड, जो भी हमने देखा, ठीक है। राइट द केमिकल फॉर्मूला। अब ये जो पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ मैं आपको, जो ये टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन 110% आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो लिख ही लो कि 110% आएगा। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आते हैं ना, तो जैसे वो डाल्टन की थ्योरी हो गई, जो उन्होंने पॉइंट्स लिखवाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर आएगा 110%। और जो फॉर्मूलेज वाले ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगी, बताऊंगी कैसे बनते हैं, ये ज़रूर आएंगे, ठीक है। और भी 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहले राइट द केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला लिखना, मतलब एक तो नाउ अब हम क्या करेंगे, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला। अभी तक तो मैंने जैसे H2O लिख दिया, ठीक है। अभी कैसे आया मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखते, कैसे, जैसे आपको भी कुछ लिखना हो तो कैसे लिखोगे। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन एंड इट इज अ कंपोजिशन, ठीक है, यानी सिंबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके केमिकल जो वो कंपाउंड बनाता है ना उसको। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन इजीली। फॉर अ एक्सरसाइज वी नीड टू learn the symbol and combining capacity of the element।
The combining power or the capacity of an element is known as its valency. अब नया टर्म आया क्या, वैलेंसी. वैलेंसी किसे कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं कि कोई जो हमारा एलिमेंट है उसकी कितनी कैपेसिटी है. कैपेसिटी इन सेंस समझो कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है और ले सकता है. देखो मैंने अभी एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, जो मैंने इससे पहले भी समझा है. अब इस पूरे गेम में ना बेटा इलेक्ट्रॉन का जिक्र तो आने वाला है, तो मैं आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. तुमने बस इतना ही याद रखना है अभी कि मैं जिस चीज को दे रही हूँ ना, एक एटम को, ठीक है, एक एटम है ए और एक एटम है बी. जैसे हमारे में क्या होता है, हम ह्यूमंस क्या करते हैं बेटा, हम देते हैं करेंसी यानी पैसा, कि मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको पैसा दूंगी और आपको कुछ चाहिए तो, जैसे हम किसी शॉप पे गए, अब मैं कहूंगी कि 1 किलो आटा दे दो, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे ना बदले में. तो इनके लिए करेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. बस ऐसे याद रखो कि इनकी करेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन ई होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, बस इतना याद रखना है, ठीक है. इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना. और दूसरी चीज क्या याद रखनी है, जो देगा, ऐसे याद कर लो ना, जो दे रहा है वो कितना पॉजिटिव माइंडसेट है ना उसका, जो भाई भलाई कर रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो पॉजिटिव बन रहा है. और जो ले रहा है, हालांकि लेने वाला नेगेटिव नहीं होता, बट इन केस ऑफ दिस, ठीक है, नॉट कनेक्टिंग टू द ह्यूमैनिटी. यहाँ से बस इतना समझो कि भाई इसने लिया इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने इसको नेगेटिव चार्ज, यानी कि जैसे कहते हैं ना लोन ले लिया भैया, तो बस इसने लोन ले लिया इलेक्ट्रॉन अपने लिए, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया. बस अब आपको यही पता होना चाहिए. अब इस पूरे फॉर्मूला वाले प्रोसेस में बेटा हमें यही देखना है कि कौन कितना दे रहा है और कौन कितना ले रहा है, किस पे कितने नंबर आएंगे, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है. अब ध्यान से सुनते जाना. वैलेंसी कुछ नहीं है, वैलेंसी बस जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ले सकता है, बस ऐसे समझो. तो वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंडिंग आउट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट टू फॉर्म द केमिकल कंपाउंड. यानी कि भैया यहाँ पे जब ए और बी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ले दे के ए बी बनाने वाले हैं, तो ए बी जो है एक नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म होगा, ठीक है. The valencies of the atom of an element can be thrown off an as a hand or the arm of the atom, ठीक है. अब समझो, ह्यूमन बींग हैव, ये थोड़ी सी स्टोरी, अब ध्यान से सुनते जाना. ह्यूमन बींग हैव 2 आर्म्स, हमारे क्या है, 2 हाथ हैं. एन ऑक्टोपस हैव 8, और एक ऑक्टोपस के पास क्या है, 8 हाथ हैं. जो हैंड है उसके. इफ वन ऑफ द ऑक्टोपस हैज टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल इन अ सच मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस हैज द बोथ आर्म ऑफ ऑल ह्यूमंस आर लॉक्ड. कहने का मतलब ये है कि मान लो कि एक जो हमारा ऑक्टोपस है डरावना सा, उसने क्या करा, अपने एक हाथ की मदद से एक इंसान को पकड़ा और ऐसे पकड़ा कि उसके दोनों हाथ जो है लॉक हो गए. लॉक से मतलब ये है कि कुंडली मार ली उसने पूरी तरीके से, अब हम अपने हैंड नहीं हिला पा रहे, ठीक है, ये कहना चाहते हैं. सो हाउ मेनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड. तो मैम अच्छा चलो बताओ क्या होगा भाई, एक हाथ से वो जब एक इंसान को पकड़ रहा है तो 8 हाथ से 8 इंसान को पकड़ लेगा, ठीक है. रिप्रेजेंटिंग द ऑक्टोपस विद द ओ एंड द ह्यूमन विद द एच. यानी कि उसने क्या बोला कि मैंने ऑक्टोपस को ऑक्सीजन बना दिया और जो हमारा हाइड्रोजन था वो था हमारा ह्यूमन. अभी इस टर्म्स में ये है. Can you write the formula to these combinations? So do you get the O4 as the formula? The subscript 4 indicating the number of human held by the octopus. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कैसे आया, O4 कैसे आया, मैं आपको समझाती हूँ. मैंने क्या बोला कि ये जो मेरा ऑक्सीजन है और ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन भाई साहब क्या है, हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो 1 ही दे सकता है. और ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास है 4. कैसे, देखो अब ये तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा याद कर लेना. शायद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें आपने 20 तक याद करना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम. अभी मैं ये बता रही हूँ कि एक जो सो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि यहाँ पे O4, तो अब क्या है, द सब्सक्रिप्ट 4 इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ द ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस. द वैलेंसी ऑफ द सम कॉमन आयंस आर गिवन. देखो मैं सबसे पहले आपको कुछ दिखाती हूँ. एक ही टेबल है, ये रहा आपका चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है. अब उसमें ना ये टेबल दे रखी है, तो जब आपको अभी नहीं समझ में आ रहा ना, जैसे एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, तो पहले तो बेटा आपको ये टेबल याद होनी चाहिए. फॉर्मूला बनाने के लिए आपको ये टेबल पता होनी चाहिए. और यहाँ पे आपको वैलेंसीज देख रही होगी. अब ये वैलेंसीज मैं याद करने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको हर किसी की वैलेंसी जो है निकालना सिखाऊंगी, और उस वैलेंसी को निकालने के बाद आप 2 सेकंड में जो है आसानी से फॉर्मूले बना लोगे, ठीक है. हालांकि फॉर्मूले बनाने वाला काम इसी चैप्टर में होना चाहिए था, बट इट्स ओके. देखते हैं.
तो यहाँ पे ना आपको बेटा वेट सेकेंड, यहाँ पे कुछ कुछ आपको क्या दे रखे हैं, नेम के साथ इनके सिंबल, जैसे कि सोडियम। अब इसमें वैलेंसीज मैम कैसे समझ, नंबर नहीं समझ में आया। देखो प्लस का मतलब क्या था, ये एक जो है वो दे सकता है, पोटेशियम भी एक दे सकता है, आर जो हमारा सिल्वर है Ag वो भी एक दे सकता है, कॉपर भी एक दे सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा मैग्नीशियम है वो 2 दे सकता है, कैल्शियम 2 दे सकता है, जिंक 2 दे सकता है, ठीक है, आयरन 2 दे सकता है, कॉपर 2 दे सकता है, ठीक है, एल्यूमिनियम जो है 3 दे सकता है, आयरन जो है वो 3 दे सकता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं ये जो रोमन नंबर्स वगैरह लिखे ये क्या है, देखो सम एलिमेंट शोइंग मोर देन 1 वैलेंसीज, कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसीज, यानी कि कभी वो 2 भी दे देते हैं, 3 भी दे देते हैं, ठीक है। रोमन न्यूमेरिकल शोइंग देयर वैलेंसीज इन अ ब्रैकेट, जैसे कि ये 3 दे रहा है, 2 दे रहा है, ठीक है, तो यानी और भी दे सकता है। ऐसे हाइड्रोजन क्या है, वो एक देना पसंद करता है, और जो हाइड्राइड है हालांकि है तो हाइड्रोजन का, वो एक लेना पसंद करता है। देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बेटा वो जो है ना इस तरीके से कि हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब या तो वो किसी को दे दे या वो किसी से ले ले, ठीक है। अगर ले लेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर दे देगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव वाले को बोलते हैं हम हाइड्रोजन और जो नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं क्या, हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। नेक्स्ट है हमारा क्लोरीन, नॉन मेटल है, क्लोरीन पे माइनस, ब्रोमीन नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, ऑक्साइड हो गए जैसे ऑक्सीजन के, सल्फर के, ठीक है। इस तरीके से क्या ये मैम हमें याद करने, नहीं, आपने आपको बिल्कुल भी नहीं याद करनी, बस मैं अंडरस्टैंड कराने के लिए, क्योंकि आपने वैलेंसीज जो है और ना आपको ये हाइड्रोजन ये सारी बातें आपको नहीं पता, ये अभी आपने नहीं पढ़े ना, आपने इनको याद भी नहीं करा, ये नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। तो जो है जब आप नेक्स्ट चैप्टर में कर लोगे तो आपको आसानी से ये सारी चीजें जो है अपना आप आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी अपने दिमाग पे इतना जोर नहीं डालना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हैं कुछ रूल्स कि हम किस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले द रूल दैट यू हैव टू फॉलो व्हिल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला आर, फर्स्ट क्या रूल है, फर्स्ट रूल कहता है द वैलेंसीज और द चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस, यानी बैलेंस होना चाहिए। अब उसके ऊपर जो भी चार्ज आ रहा है वो +1 है या +2 है या -1 है या -2 है या -3 है, -4 है, -5 कुछ भी है, वो बैलेंस होना चाहिए जब आप फॉर्मूला बना दो तो। When a compound consisting of a metal and a non-metal, the name or the symbol of the metal written first, हमें उसको पहले लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने बोला कि कैल्शियम का ऑक्साइड है तो क्या होगा, CaO, ठीक है क्या। फिर मैंने बोला सोडियम क्लोराइड NaCl, आयन हो गया सल्फर, आयन सल्फाइड FeS। तो यहाँ पे क्या है, जो दे रहा है वो पहले लिखा है, यानी कि मेटल पहले लिखा हुआ है और नॉन मेटल बाद में। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड में कॉपर एक मेटल है बेटा और ऑक्सीजन नॉन मेटल, एक्सेट्रा। With the oxygen, chlorine, sulfur are the non-metals are written on the right side, ठीक है, where the calcium, sodium, iron and the copper are metal and written on a left side, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी यानी दूसरा रूल। अब है थर्ड, इन अ कंपाउंड फॉर्म विद द पॉलीएटॉमिक आयन, कोई कंपाउंड ऐसा है जो पॉलीएटॉमिक आयन से बना हुआ है, द नंबर ऑफ द आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इनडायरेक्ट indicating by enclosing the formula of ion in a bracket and written the number of the ion outside the bracket। अभी मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊंगी। फॉर एग्जांपल जैसे MgOH होल ट्वाइस है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये दो जो है वो ऑक्सीजन पे भी और हाइड्रोजन पे भी है। यानी कि अगर मैं आपको खुला लिख के बताऊं तो क्या होगा, MgO2H2 ऐसे है ये कुछ, ठीक है। उसी को इन्होंने क्या करा है, ऐसे लिख दिया MgOH और होल ट्वाइस, ठीक है, आ गई बात समझ में। फिर इन केस ऑफ द नंबर ऑफ द पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, अगर मान लो कोई पॉलीएटॉमिक आयन ही 1 है, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, हमें कोई ब्रैकेट रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे NaH में हमने कोई भी टू वो बाहर नहीं लगाया और इसलिए हमें ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं पड़ी। कहने का सिंपल सा मतलब ये था। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर्मूला ऑफ द सिंपल कंपाउंड। पहले तो सिंपल कंपाउंड करेंगे, उसके बाद जो है ग्रुप्स वाले पॉलीएटॉमिक वाले करेंगे। देखो द simplest compound which made up of two different elements are called the binary compound। बाई मतलब होता है दो, यानी कि दो सिंपल एटम से मिलके बने हुए कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। जैसे NaCl हो गया था,
ठीक है, KCl हो सकता है, ठीक है। वैलेंसीज ऑफ द सम आयंस आर गिवन इन द टेबल जो हमने दे रखी है 3.6, यू कैन यूज these to write the formula of the compound, ठीक है। अब while writing the chemical formula for the compound we written the constituent element on their valencies shown below। अभी बता रही हूँ जैसे कि must cross over and the valencies of the compound। अब ये जो है ना आपको लैंग्वेज से ज्यादा इसमें समझ में आएगा। सबसे पहला फॉर्मूला जो मुझे बनाने के लिए मिला वो क्या है, HCl, ठीक है। अब मैं ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। वहां पे इससे भी समझ में आ जाएगी पर यहाँ से ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। देखो मेरे पास है हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन, और मेरे पास है क्लोरीन, मेरे पास है क्या, क्लोरीन, ठीक है। अब क्या है, हाइड्रोजन जो है उसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसकी वैलेंसी क्या हो गई, जो वैलेंसी है शॉर्ट में लिख देते हैं क्या हो गई, 1 फॉर द किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए। वहीं जो क्लोरीन भाई साहब है इनकी वैलेंसी क्या है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, ज्यादा नंबर लिख, इनकी भी 1 है। अब मैम इसकी 1 कैसे है, देखो इसका नंबर होता है 17, क्लोरीन का जो नंबर क्या है, नंबर है इसका 17। अब मैं तुम्हें समझाऊं कि 2 8 8 करके भरते हैं, शायद तुम्हें ना समझ में आए, तो बस अभी के लिए तुम इतना ही याद रख लो कि इसकी भी वैलेंसी क्या है, 1 है, ठीक है। इसकी भी वैलेंसी क्या है बेटा, 1, ये याद रखो। पर ये कैसा 1 है, ये जो 1 है ये ऐसा 1 है कि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये रो रहा है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं ना स्टेबल हो जाऊंगा। और हाइड्रोजन क्या है, कह रहा है या तो भैया हमसे ले लो या हमको दे दो तुम, ठीक है। ये कहना चाह रहा है हाइड्रोजन। अब ये इनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, ये क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। अब कंबाइन होता कैसे, मैं कहूंगी हाइड्रोजन तू ना मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, और कौन किसको दे देगा, ये देगा बेटा किसको, क्लोरीन को, ठीक है। क्लोरीन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन ये लेगा नहीं, इसके साथ कंबाइन करेगा, और ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। और कंबाइन होके बनाएंगी HCl। और असलियत में जब हमने यहाँ पे लिखा था, हमने क्या लिखा था कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। क्यों, ये हमने इसलिए लिखा कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद कर रहा है, और क्लोरीन को तो चाहिए, रो धो के कहेगा भाई मेरे को तो दो, मैं नॉन मेटल हूँ, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। ये वाला सीन है। अब अगला मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे कि H2S है, ठीक है, क्या है H2S। अब ये है H और ये है S, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन की तो बेटा अब वैलेंसी बदलेगी नहीं, ठीक है, ये भी याद रखना। वेरिएबल होती है बहुत सबकी, पर हाइड्रोजन के लिए 1 ही है, हमेशा याद रखना। तो हाइड्रोजन फिर से कहेगा भाई मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले लो या मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो। अब सल्फर क्या है, सल्फर भैया ऑक्सीजन के खानदान से, ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन के खानदान से। और ऑक्सीजन भाई साहब की वैलेंसी 2 थी, तो सल्फर की भी 2 होगी। अब क्या होगा कि सल्फर कहेगा भैया ऐसी बात है, हम तो बहुत दुखी हैं, हमें तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब किसी भी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं होगा तो हम अनस्टेबल रहेंगे। अब क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन है, अब ये कहेगा भैया मैं तो जो हूँ अकेला हूँ, और मेरे मेरे जो भाई आएंगे तभी दे पाएंगे, हम तो तभी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं आपको। तो ये कहेगा कि ऐसा करता हूँ कि मैं ना अपना एक इलेक्ट्रॉन तो आपको दे देता हूँ, अपने भैया को भी बुला लेता हूँ साथ में, वो भी आपको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, ये तो 1 है और ये 2 है, ठीक है, इसके पास 2 है। अब ये क्रॉस करेगा इस तरीके से, ये क्रॉस करेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या बनेगा, H के नीचे आएगा 2, बेटा जो ये नंबर होता है ना ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। और सल्फर के नीचे आ जाएगा 1, 1 को हम दिखाते नहीं है, 1 जो है हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, लिखते नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है लिखने की। अब ये हो गया H2। अब तुमसे कोई इसकी एटॉमिसिटी पूछे इस फॉर्मूले की H2S की, तो तुम क्या बोलोगे, मुझे यकीन है तुम सारे बच्चे जो है 3 ही आंसर दे रहे हो, ठीक है। और 3 दे रहे हो तो सही है, नहीं दे रहे हो तो अपने आप को जोर से मारो। एटॉमिसिटी क्या बताया था मैंने कि बस नंबर काउंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ हुआ क्या कि एक सल्फर को स्टेबल होने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, ठीक है। यहाँ से हमें ये समझ में आता है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है हमारा क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा वर्ड, टेट्रा मतलब होता है 4, ठीक है, ये नंबर है बेटा, ठीक है, टेट्रा क्लोराइड। अब ये जैसे मैंने आपको नाम नहीं बताया, सॉरी। तो ये जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला बनाया था ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इसको हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। और इट इज एसिड। दूसरा है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है तो ये सल्फर, पर ये जब कंबाइन हुआ इसके साथ तो इसका नाम क्या हो गया, सल्फाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट फॉर्मूला है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाम से ही पता चल रहा है कि 4 क्लोराइड है इसके पास, 4। अब देखो क्या होगा, ये है मेरा कार्बन और ये है मेरा क्लोरीन। क्लोरीन भाई रोते हुए, भैया मेरे को तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दो किसी भी तरीके से, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। कार्बन क्या है, कार्बन की वैलेंसी है 4, वो कह रहा है या तो भैया 4 दे दो या 4 ले लो। क्या कह रहा है, 4 दे दो या तो 4 ले लो, ठीक है। अब क्लोरीन क्या कहेगा, भैया मैं तो 1 ही दे सकता हूँ, तुम्हें 1 चाहिए तो बात करो। तो कार्बन कहेगा नहीं, मेरे को या तो 4 चाहिए या 4 दे दो। तो अब क्या होगा, ये 4 यहाँ और ये 1 यहाँ, इसने करी कम्बिनेशन, बनाया और क्या करा, क्लोरीन अपने 4 भाइयों को लेकर आया होगा और CCl4 बनाया। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक कार्बन 4 क्लोरीन से कंबाइन होकर CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 क्लोरीन की जरूरतें भी पूरी हो गई, क्योंकि उसको 4, हर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और एक कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ठीक है। ये इस तरीके से फॉर्म हुआ। नेक्स्ट है फॉर अ मैग्नीशियम क्लोराइड, जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएंगे, अब जरा ध्यान से देखो, अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे वो 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो वैलेंसीज थी वो 1 वाली थी, ठीक है। वी राइट द सिंबल ऑफ द कटायन, क्या है कटायन जो हमारा क्या है, मैग्नीशियम Mg+2, फर्स्ट फॉलो बाय द सिंबल ऑफ एन आयन जो कि हमारा Cl- है, देन देयर चार्ज आर क्रिस क्रॉस टू गेट द फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे ना मैंने ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया बेटा, ये मैंने आयन का चार्ज नहीं लगाया, कभी आप सोच रहे हो, ये मैंने इसलिए लगाया कि ये ये लेना पसंद करेगा और ये देना। एक बात हमेशा याद रखना, जो ये क्या है हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। क्या है बेटा, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये दोनों नॉन मेटल है और ये दोनों भी नॉन मेटल है, इसलिए हमने इस पर चार्ज वार्ज नहीं शो करा। ये जो मैंने आपको शो करा है ना यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैंने वैलेंसीज शो करी कि ये देना पसंद कर रहा है और ये लेना पसंद कर रहा है। आई होप कि आपको ये मैंने बस इसलिए शो करा था ये पॉजिटिव नेगेटिव, कि आपको समझ में आ जाए कौन दे रहा है और कौन ले रहा है। कभी ये मत सोचना कि ये कोई अनायन है, अब पढ़ेंगे हम अनायन वाले, ठीक है। जैसे कि हमारा मैग्नीशियम 2+, अब मैग्नीशियम क्या है, एक टाइप का मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब देखो मैग्नीशियम और क्लोरीन को देखो, मैग्नीशियम जो है वो 2 क्या है देना पसंद करेगा, एक तो मेटल है, दूसरा क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन है हमारा नेगेटिव, वही जो हमने बोला था कि भैया इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ऊपर से ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो इनके ऊपर चार्ज होता ही है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये 2+ और ये Cl-, ठीक है। माइनस बेटा सिर्फ और सिर्फ हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मेटल और हमारे नॉन मेटल हैं, यानी कि ये हमारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अभी इससे रिएक्ट करेगा, ये इससे रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी MgCl2 की, सॉरी मेरा Cl जो है ना Cl2, ठीक है, MgCl2 की। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे सुनो ये क्या कह रहे हैं, थस इन अ मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर द 2 क्लोराइड आयन Cl फॉर द ईच मैग्नीशियम आयन, यानी कि भाई बेटा 2 क्लोरीन मिलके बना रहे हैं ना एक मैग्नीशियम के साथ, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज मस्ट बी बैलेंस। तो क्या है बैलेंस नहीं हुआ? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज था, अभी अगर मैं एक से बनाती ऐसे हो जाता फिर ये MgCl, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, Mg के पास अभी भी एक पॉजिटिव चार्ज बचता जब मैं एक से बनाती, तो ये बैलेंस है नहीं, ये बैलेंस नहीं है, इसलिए 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ी यहाँ पे। और ये तो पहला ही रूल था कि चार्ज मस्ट बी बैलेंस एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। तो ओवरऑल न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो। नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्ज ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेट, ठीक है। और हमने फॉर्मूले में क्या हमने चार्ज शो करा है कि मैग्नीशियम पॉजिटिव था और क्लोरीन नेगेटिव नहीं, क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल हो गए। नेक्स्ट सम मोर एग्जाम्पल अबाउट द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड देखते हैं हम। देखो एल्यूमिनियम क्या है बेटा, एल्यूमिनियम जो होता है वो एक टाइप का क्या होता है हमारा मेटल होता है, ठीक है। और इस पे क्या है +3 चार्ज है, यानी कहने का मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन ये देना पसंद करेगा। वहीं ऑक्सीजन जो कि नॉन मेटल है वो 2- होता है। अब मैं यहाँ पे ये मैं ऊपर शो करा रही हूँ आपको, ठीक है। अभी ये हो गया +3 और ये है मेरा -2, ये इससे करेगा, ये इससे कंबाइन होगा और आपका बन जाएगा Al2O3, ठीक है।
अब शायद कुछ बच्चों के दिमाग में है कि मैम चार्ज तो बैलेंस हो ही नहीं रहा, यहाँ तो 3 पॉजिटिव है, 3 जो है वो एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन माइनस। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको ये एग्जांपल जरूर करके दिखाऊंगी कि क्यों बैलेंस हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा बेटा मुझे स्ट्रक्चर वगैरह बना के बताना पड़ेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से बैलेंस हुए। ठीक है, फिर है हमारा क्या, कैल्शियम का ऑक्साइड CaO2। ठीक है, इसमें भी ये करना है, ये वाला खुद ट्राई करके देखना, जैसे मैंने बताया था वैसे बनाना। Here the valencies of the two elements are the same. You may be arrive at the formula of Ca। हाँ मतलब आप इस पे अराइव हुए होगे, बट अब क्या होगा वो सिंप्लीफाई, जैसे मैंने बोला था कि हम सिंपलेस्ट रेशियो रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब है जैसे 2:2 आया तो मैं कॉमन ले सकती हूँ ना इसको, तो कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, CaO लिख सकते हो आप आराम से। फिर अब हम क्या, किसकी बात, किसकी, सोडियम नाइट्रेट की। ठीक है, अब आप ये जो है ना बेटा, इट इज द पॉलीएटॉमिक कंपाउंड। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आ जाएगा ये, क्योंकि NO3 ऑलरेडी एक टाइप का आयन है। फिर Na हो गया, तो देखो NO3 पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है और Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये दोनों कंबाइन होंगे और NaO3 बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब अगेन पॉलीएटॉमिक कंपाउंड में द फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा OH है, इसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है, कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा +2, तो ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, देखो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, जैसे कि ये Ca है और ये OH है। ठीक है, इसके ऊपर है नेगेटिव पूरे पे बेटा, पूरे पे, और ये क्या है +2, तो यानी ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस का 1। ये कंबाइन करेगा इसके साथ, ये इसके साथ, और आपको देखने के लिए मिलेगा Ca और O2H2, आप ऐसे लिखोगे, पर दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग। आपने लिखना है Ca, ठीक है, और OH होल ट्वाइस, दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। अभी हमने पढ़ाई तो ऊपर ब्रैकेट कब लगाना है। ठीक है, अब है नॉट, नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट लाइक दिस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन पे लगा है, वो दोनों पे। वी यूज द ब्रैकेट व्हेन वी हैव 2 और मोर, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा of the same ion in the formula। ठीक है, here the bracket around the OH with the subscript that is 2 indicating that there are the 2 hydroxy। देखो OH वाले ग्रुप को क्या नाम दिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, joined to one calcium atom, in other word there are the 2 atom each of the oxygen and hydrogen in the calcium hydroxide। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो आयन है, हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है, उसमें ही 2 एटम अलग अलग हैं, जो कि है हमारा एक ऑक्सीजन, दूसरा है हमारा हाइड्रोजन। अब है फॉर्मूला ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा सोडियम, ये कार्बोनेट। ठीक है, NaO3, अगेन वही सेम वाली बात। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम इसके लिए क्यों नहीं लिखा, मैंने अभी बताया था आपको कि 1 को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर यहाँ है ना, ये बेटा नीचे आके लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन दी अबव एग्जांपल द ब्रैकेट आर नॉट नीडेड, क्योंकि यहाँ पे 1 है, मैंने बताया था आपको 1 शो करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला बनाया, देखो ये 2 है ना, ये बेटा पूरे के ऊपर, इसलिए हम इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, और SO4 के ऊपर 1 था। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये कुछ फॉर्मूला आप घर पे लिख के देखने की कोशिश करना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट है टॉपिक हमारा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, अब ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, पहली चीज, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, शुरू में क्या एटॉमिक मास वगैरह देखा था, यानी कि कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का मास 16 है, हाइड्रोजन का मास 1 है। अब हम एक मॉलिक्यूल की मास की बात करेंगे, जैसे कि कंबाइन O2 का मास क्या है मैम। अब बेटा हमें एक ऑक्सीजन का तो पता ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पता चल जाएगा 32। ठीक है, इस तरीके से हम, अभी तो मैंने O2 बहुत सिंपल सा बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया H2O का बता दो जरा, तो आप क्या बोलोगे, मैम इसमें ना हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 तो है, यहाँ पे प्लस कर देंगे किसके साथ, हमें पता है ऑक्सीजन का है 16। अब मैम ये तो हो गया 2 + 16 मतलब कि 18, मतलब मॉलिक्यूल जो हमारा H2 है उसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास 18। अब आ जाओ जरा देखते हैं मॉलिक्यूलर मास इन सेक्शन 3.22 वी डिस्कसिंग द कांसेप्ट ऑफ द एटॉमिक मास। हमने एटॉमिक मास पढ़ा, दिस कांसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास। अब हम मॉलिक्यूल की मास की बात करेंगे। दिस मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जो भी एक, जो जैसे ये मेरा क्या है मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट था H2O, मैं इनका अलग अलग जो है मास निकाल के दोनों को ऐड कर दूंगी। इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। अब जैसे ये एक न्यूमेरिकल है H2O, जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी लिखी हुई है लैंग्वेज, लैंग्वेज से डरना नहीं है, लैंग्वेज बहुत आसान है। अब जरा मुझे ये कैलकुलेट करो मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, चलो जरा करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा ये जो है ना लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज से मेरा मतलब यहाँ पे देखो मैंने लाइन बना के लिखा है क्या, कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच कंटेन। तो ये सब इतनी खिचड़ी, मतलब ऑब्वियसली जब पेपर में आएगा आप ऐसे लिखोगे तो मैम ज्यादा मार्क्स देंगे आपको, और आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, बट यहाँ पे फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन करते हैं। जैसे HNO3 है, अब बेटा HNO3 में जरा करो, पहले तो है एक हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन के लिए क्या लेते हैं 14। ठीक है, नेक्स्ट जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, अभी मुझे पता है बहुत सारे को बच्चों को नहीं आती नाइट्रोजन के लिए क्या है, ऑक्सीजन के लिए क्या है, हाइड्रोजन के लिए क्या है, कार्बन के लिए क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में आप पूरी की पूरी टेबल अभी मैंने आपको दिखाई थी ना, ये टेबल देखो, ये वो जो टेबल है ये पूरी की पूरी आपको याद करनी होती है। अच्छा डरना नहीं है, पहली बात तो बहुत आसान टेबल है, चुटकियों में याद हो जाएगी, ऐसी ट्रिक दूंगी ना 2 सेकंड में याद कर लोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेटा एटॉमिक मासेस में, अच्छा बेसिकली लिखा नहीं बट कोई बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगी, मैं बता दूंगी कैसे कैसे याद करना है। ठीक है, चलो आ जाओ वापस जल्दी से। और ऑक्सीजन को तो मैं पता ही है हमें 16, मैंने इतनी बार बता दिया, तो याद हो गया होगा। अब कितने हैं इस पे 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ 1 + 14 कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 6 हो जाएगा हमारा 18 और 3 1 3 48। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 5 13, हाथ से लगा एक, और ये हो जाएगा 63 यू क्या थी इसकी यूनिट। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट मास, अब ये क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इज इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक पूरा फॉर्मूला बनता है उसमें जो हमें देखने के लिए मिलता है ना एटॉमिक मास, भी ये वही है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड बाय द सेम मैनर एज वेल एज कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास। द ओनली डिफरेंस, क्या डिफरेंस है इसमें, जो अभी हमने ऊपर वाली बात पढ़ी बेटा वही है। ठीक है, वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस दोज हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आयंस। हम क्या लेंगे, आयंस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल कि सोडियम क्लोराइड,
ठीक है। सोडियम क्लोराइड हमने अभी ऊपर ही मैं बता दूं, जैसे NaCl क्या है, मैंने बताया था NaCl में Na क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है और क्लोरीन नेगेटिव, यानी कि ये क्या है, कटायन और ये है हमारा अनायन। ठीक है। अच्छा, कटायन अनायन में अगर किसी को, जैसे जब मैं पढ़ती थी तो मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती थी। अब मैं इसको कैसे याद रखती थी, एनायन जब लिखते हैं ना एनायन, तो उसमें एन आता है, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव की जब स्पेलिंग लिखोगे तब भी तो यही आएगा, तो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। तो मान लो कि एन से नेगेटिव, एन से एनायन, तो मैं ऐसे याद रख लेती, कटायन अपने आप याद हो जाता था। ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। अब देखो NaCl में Na का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 23, और क्लोरीन का बेटा होता है 35.5। तो एक सोडियम है तो एक से मल्टीप्लाई करा, एक क्लोरीन है तो एक से मल्टीप्लाई करा है, 58.5 यू आ गया। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट ऑफ दी, कुछ नहीं है बेटा ये ऊपर वाले को, बस इसमें क्या है, इसमें फर्क कितना है, फॉर्मूला यूनिट हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी अनायंस और कटायंस है। अब देखो मैं ये आपको करके दिखाती हूँ, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, कैल्शियम होता है बेटा 40। ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमें दिख रहा है ना 1 है इसमें, और 2 टाइम्स क्या होता है हमारा 35.5 क्लोरीन। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, 40 प्लस 0.11137, ठीक है, 71, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट मैंने इसके लिए लगा दिया बस। हाँ, तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा 1, और 7 और 4 कितने हो गए हमारे 11, तो 11 U, ठीक है, यूनिट। तो यहाँ से हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ उस पार्ट को रिवाइंड करके देख लो थोड़ा, और मैं जल्दी इन सारे चैप्टर्स के जो है वो क्वेश्चन आंसर आपको इन टेक्स्ट के भी कराऊंगी, और जो ये आपको बीच बीच में दिख रहे हैं ना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये भी मैं कराऊंगी। अगर मैं इसमें ही कराती तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता, तो वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाती। ठीक है। और जो है टेंशन नहीं लेना, अगर आपको ये जो है नाम वगैरह और ये मास वगैरह याद नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में आप और मैं मिलके याद करेंगे और बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और डू सब्सक्राइब and give me the feedback in a comment section. So that's all.